क्वेश्चन नंबर 3। जी जनाब, हो गए सॉल्व? अनस तो कह रहे हैं कि नहीं हुए सॉल्व। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए क्या मसला रहीम। तो कल मैंने आपको 2 होम असाइनमेंट्स दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। जी जनाब, हो गए सॉल्व? अनस तो कह रहे हैं कि नहीं हुए सॉल्व। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए क्या मसला आ रहा है। अनस, डेप्रिसिएशन की क्या चीज समझ में नहीं आ रही बच्चे? जी पूछिए। अच्छा, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे पर, ठीक है। अच्छा जनाब, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में डेप्रिसिएशन का मसला है। अच्छा चलें इसको देख लेते हैं। क्या मसला है, वो क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसने ये बता दिया। अदर फिक्स एसेट्स उसने बता दिया 10 मिलियन। फिक्स कॉस्ट का कहां दिया हुआ उसने? सेल्स ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन है जितना। अंडर द प्रोडक्ट लाइसेंस एग्रीमेंट एचएल वुड बी पेड अ रॉयल्टी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एचएल के ऑफर कह रहे हैं कि हमने इसको पेमेंट दिखाना है। फिर इट इज एक्सपेक्टेड दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द फर्स्ट प्रोडक्शन बी 75% ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीस 50 मिलियन। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीस 50 मिलियन। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात अज्यूम कर सकते हैं कि इधर फिक्स कॉस्ट अपेरेंटली डेप्रिसिएशन शामिल करके है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसने आपको दिया हुआ है। द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन विल बी 75% ऑफ द सेल्स इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट, यानी कि उसने टोटल कॉस्ट आपको बता दिया ना 50 मिलियन है। तो यहाँ पे वी कैन अज्यूम कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में शामिल है और डेप्रिसिएशन इसमें शामिल है। एडिशनल वर्किंग कैपिटल 35 मिलियन वुड बी नहीं, एक सेकंड, गिव मी अ मिनट। डेप्रिसिएशन का कहां पर है? लेकिन फर्स्ट रीड दैट। फैक्ट्री बिल्डिंग वुड बी डेप्रिसिएटेड एट 5% whereas plant and other fixed assets would be depreciated at 25% using reducing balance method. It is estimated, ठीक है, it is estimated that at the end of the plant's useful life of 4 years market value of the land would be 75 million, ठीक है। और residual value of all the assets would be equal to the carrying value, ठीक है जी। आगे applicable tax rate is 30% and tax is payable। जी जनाब, तो मसला क्या आ रहा है आपको? आप क्या कह रहे हैं इसमें? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ रही है, नहीं, ये एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होगी, ये एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वैसे अभी इसको पढ़ के भी ये साफ पता लगा कि भाई उसकी तो हमें अभी प्रॉपर वर्किंग करनी है, ठीक है। इसकी प्रॉपर वर्किंग करने को कहा हुआ है, इन्होंने इंक्लूडिंग की है एडिशनल वर्किंग 75% ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीस 50 मिलियन। अच्छा लेट्स सी, गिव मी अ मिनट। इसमें इन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट में शामिल है। अच्छा, इन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि शामिल है, तभी इन्होंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। चले ठीक है, अजम्पशन के बेसिस पे इन्होंने इसको सॉल्व कर दिया है। वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कोई बात नहीं। इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 50 मिलियन। आप नोट टू द एग्जामिनर लिख दें कि वी आर अज्यूमिंग दैट फिक्स कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन डू नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। सही है, आप नोट लिख के अजम्पशन के बेसिस पे कर सकते हैं इसको सॉल्व। और बताएं। जी वो रेलेवेंट है ना, वो रेलेवेंट टू दिस। इन्होंने कहीं पे ये नहीं बोला हुआ कि एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है ना। जनरल फिक्स कॉस्ट तो नहीं लग रहे ना ये हमें लग रहा है कि रिलेटेड टू दिस प्रोडक्शन या पेरेंटली बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन, यहाँ पे जो हमने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश की है ना, उसकी वजह से। अब देखो, पहली बात तो ये कि अब हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, यानी कि इससे पहले हम वो करते नहीं थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इससे पहले थी नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो फिक्स कॉस्ट हमारे राइज हो रहे हैं वो राइज हो रहे हैं एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे हमें कहीं पे भी ऐसे कोई हिंट नहीं दी हुई जिसमें ये बोला कि भाई कोई हम और भी कोई दूसरा काम करते हैं, हमारी वैसे भी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पहले से एस्टैब्लिश है कोई, उसमें बस हम एक और ही एडिशन कर रहे हैं और हमारा जो है वो अप्लाइड यानी कि अब्सॉर्ब्ड हमारे फिक्स ओवरहेड्स हैं, ठीक है। मैं पहले 105% फिगर पे इंडेक्शन नहीं लगा सकते बेटा, इसलिए क्योंकि एग्री वो है बेटा, आपके उसमें है क्या कहते हैं, अग्रीमेंट का पार्ट है रॉयल्टी, उसमें तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकती कि हर क्यों पे हो रही है, बस वो कह रहा है कि वो पे होनी है, ठीक है। अग्रीमेंट का पार्ट है, रॉयल्टी पेमेंट आपको करनी है किसको? एचएल को। हाँ जी, सेल्स के बारे में वो कह रहा है सेल फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड रुपीज 500 मिलियन। तो टाइम 1 की वैल्यू क्या होगी? 500 मिलियन, है ना। अब जो आपने सेल्स डिमांड में इंक्रीज लगा रहे हैं 105 से, वो कब से लगाना है? वो ईयर 2 से लगाना है, तो बिल्कुल 105% करते रहे इसको। आप क्या कह रहे हो? पहले 105% करके फिर उन फिगर पर इन्फ्लेशन नहीं लगा सकते? क्या मतलब, मुझे बात समझ नहीं आई आपकी। मेरे ख्याल से आप 105% करके फिर उसको 8% का इंक्रीज दिखाएं तो वही बात हो जाती है।
वही आंसर आ जाता है। अगर आप पहले 105% करें 500 मिलियन से 105, पहले आप एक काम करें ना, पहले बेस फिगर्स कैलकुलेट कर लें। 500 इंटू 105%, फिर अगले साल का फिर 105%, 551 बन जाएगा, फिर उसके बाद 105%, और फिर आप इन्फ्लेशन अप्लाई करते हैं ईयर 2 के ऊपर। तो बेटा आंसर तो सेम आना चाहिए ना। मैं पहले 105 करूँ, फिर उसके बाद 108 करूँ, आंसर तो मेरा डिफरेंट है, सेम आना चाहिए। आंसर डिफरेंट आता है। किसका डिफरेंट आ रहा है? अच्छा, आप लोगों ने उसको क्या किया? एक दफा 108 से मल्टीप्लाई करेंगे या दो दफा करेंगे, मुझे ये बता दें बस। ईयर 2 में इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक, इन्फ्लेशन आपकी ईयर 2 से स्टार्ट होनी है। ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड एट 8% पर एनम विद इफेक्ट फ्रॉम ईयर 2 सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, इट वुड अफेक्ट रेवेन्यूज एज वेल एज ऑल द कॉस्ट। ठीक है, तो कहां मसला आ रहा है? ईयर 2 में प्रॉब्लम आ रहा है। ईयर 2 में वो क्या कह रहा है, ईयर 1 में तो 500 मिलियन हुआ, ठीक है, और ईयर 2 में क्या हो जाएगा, 500 को पहले हम 105% करेंगे तो आंसर आ जाएगा 525, और ईयर 2 ऑनवर्ड से इन्फ्लेशन भी आ रहा है 8% पर एनम का, तो 108%, 567 ही तो आ रहा है बेटा। आंसर कहाँ डिफरेंट आ रहा है? नहीं, आप तो थर्ड ईयर का कैलकुलेट कर रहे हो ना, फिर मेरा तो सेम आंसर आ रहा है। इधर देखें, टाइम 0 1 2 3, ठीक है, पहले साल का कितना है, 500 मिलियन है ना। 500 मिलियन इकट्ठा कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले साल का 500 मिलियन है, दूसरे साल के लिए वो क्या कह रहा है, इट विल इंक्रीज बाय 5% इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर, सेकंड ईयर ऑनवर्ड से 8% का इन्फ्लेशन भी लग रहा है। यस, तो मैं जरा कैलकुलेशन करती हूँ, सेकंड ईयर ऑनवर्ड, इसमें सेकंड ईयर भी शामिल है। पहले तो मैंने उसको इंक्रीज कर दिया 5% से, फिर मैंने उसको इंक्रीज कर दिया कितने से, 8% से। मेरा आंसर तो 567 ही आ रहा है, जो पीछे है। पीछे भी 567 है ईयर 2 का। तो बेटा इन्हीं पे लगाए इन्फ्लेशन, मैंने भी तो इसी फिगर पे लगाई है। 525 रुपीज आप भी कैलकुलेट कर 1.08 लगा दिया, आंसर कहाँ फर्क आ रहा है? सेकेंड ईयर में पहली दफा इन्फ्लेशन लगाना है। अब ईयर 3 का लगाते हैं। हाँ जी, क्या होगा, 500 से हम पहले काम करना शुरू स्टार्ट करेंगे ना। 5%, 500 मिलियन में पहले तो ये हुआ कि दो दफा 5% का इजाफा हुआ। यस, है ना। 500, आपने वॉल्यूम ग्रोथ को अलग करना है। अगर आपने ये गलती की है कि आप 567 पे 105 और 1.05 1.05 और 1 लगाते तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं वो भी। पहले आपने ये बात बोला है 500 मिलियन में पहले तो दो बार क्या हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है ना। फिर क्या हो रहा है, 1.08 इंटू 1.08 रेज़ टू पावर 2। हाँ जी, ये बात बताएं। थर्ड ईयर में दो दफा 8% का इजाफा होगा ना, तो क्या आंसर आ रहा है, 643। मेरा भी यही आ रहा है, मेरा भी एग्जैक्ट वही आ रहा है, 642.98। बेटा ये क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इधर आ जाए जरा पहले। मैं अगर पहले 500 मिलियन को मैंने दो दफा 5% से इंक्रीज, ईयर 1 वाली सेल्स ही है ना। ईयर 1 में मेरी सेल्स थी 500 मिलियन। ईयर 3 में क्या हुआ, ईयर 3 में पहली बात है कि वो दो दफा उसमें 5% का इजाफा हुआ। कितनी फिगर आ गई, 551.25 ना, है ना। 551.25 मेरी वो फिगर आ जाती है इन्फ्लेशन के बगैर, है ना। ये मेरी अमाउंट कौन सी है, एड ईयर 1 प्राइसेस, क्योंकि मेरी इन्फ्लेशन कब से लग रही है, ईयर 2 से ऑनवर्ड्स। इज दैट क्लियर? तो थर्ड ईयर के एंड पे बेसिकली कितना टाइम आपका गुजर चुका है, 2 साल गुजर गए हैं ना। ईयर 1 से कंपेयर करें तो ईयर 3 के एंड पे 2 साल गुजर चुके हैं। तो बेटा वही तो आंसर आ रहा है। अब कहाँ पे मसला आ रहा है कैलकुलेशन में? मैं मल्टीप्लीकेशन में कोई मसला थोड़ी होता है, आप जो भी ऑर्डर रखो। अगर आप 567 को लेकर चलते हैं ना, तो फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फिर एक ही दफा इंक्रीज लगाएंगे, फिर ये फर्क होगा। 567 में 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, वही आंसर आ रहा है इसमें भी, लेकिन ऑब्वियसली इसमें तरीका डिफरेंट होगा। हाँ, तो बस आपसे समझ आ गई ना, दो दफा लगेगा ना, जितने साल गुजर जाएंगे उतना उतना आपका इन्फ्लेशन उसका रेट लगना है। फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, फोर्थ ईयर में 500 इंक्रीज करेंगे, है ना। इसी तरह से इन्फ्लेशन को भी टू द पावर 3 इंक्रीज करेंगे। और बताएं, तो कितना आ रहा है, 729, ये आ रहा है 729.14। हाँ जी, और बताइए। रॉयल्टी आपके उसमें गिवन है, रिक्वायरमेंट है, एग्रीमेंट हुआ है एचएल के साथ कि आपने उसको रॉयल्टी पेमेंट करनी है। हाँ जी, और बताएं।
डेप्रिसिएशन में क्या प्रॉब्लम आ रहा था? फैक्ट्री बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड एट 5%, whereas plant and other fixed assets would be depreciated at 25% due to using reducing balance method. इसमें क्या मसला आ गया? इन्होंने आपको रेट्स वगैरह दिए हुए हैं, इन्होंने आपको ये बताया हुआ है फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, प्लांट की कॉस्ट क्या है। फैक्ट्री बिल्डिंग का WDV है तो शॉर्टकट यूज कर लेंगे, है ना, WDV है तो शॉर्टकट यूज कर लेंगे। फैक्ट्री बिल्डिंग का पहले साल का कितना बनता है? 30 into 5%, है ना, और फिर आप क्या करते रहेंगे? 95% ऑफ प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन। तो पहले साल का आपने निकाल लिया 30 into 5%, यस, तो 30 into 5% आपका बनता है कितना? 1. और हर सब्सिक्वेंट ईयर में आप उसको 0.95 कर 1.5 is 1.43 so on and so forth। इसी तरह से पहले साल का प्लांट का डेप्रिसिएशन, अदर फिक्स्ड एसेट्स वो कह रहा है प्लांट एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स दोनों 25% पे, तो आपने 100 और 10 को ऐड कर लें क्योंकि इनका डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका सेम है तो इसको क्लब कर लेते हैं। तो 110 का 25% पहले साल का आपने निकाल लिया 27.5 और फिर हर सब्सिक्वेंट ईयर में 75%। ठीक है, 27.5 का 75% है 20.625, उसका 75% है 15.47। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे हम ये अज्यूम करें कि दीज फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन, तो इसलिए हम उसमें फिर ना भी करें तो खैर अजम्पशन के बेसिस पे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आइदर वेज। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है? यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू ऐड बैक डेप्रिसिएशन, है ना, यू हैव टू ऐड बैक डेप्रिसिएशन। और बताएं वर्किंग कैपिटल पे इन्फ्लेशन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उसने क्या मेंशन किया? इट वुड अफेक्ट रेवेन्यूज एज वेल एज ऑल द कॉस्ट। क्या उसने वर्किंग कैपिटल के बारे में मेंशन किया? क्या वर्किंग कैपिटल आपका रेवेन्यू होता है? नहीं। क्या वर्किंग कैपिटल आपकी कॉस्ट होती है? नहीं। वो वर्किंग कैपिटल को वो इन्फ्लेशन कर रहा है, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो वर्किंग कैपिटल में कोई मसला नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या इंक्रीज आ रहा है कोई? हाँ, वुड इंक्रीज बाय ₹5 million एवरी ईयर। ठीक है, तो पहले साल का जी जनाब और बताए। दैट्स इट। चले, फिर मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। जी बताइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में कोई मसला? वालिका लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट AX, हाँ जी, व्हिच वुड बी यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स। इसमें कोई मसला, कोई परेशानी? क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? द न्यू प्लांट, ये वाला था ना, हाँ यही वाला था। द न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड एट VL's premises which are presently rented out at ₹1.8 million per annum. As per the terms of rent agreement, the rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum। जी जनाब, क्या होगा? इनकम फोरगॉन, है ना, इनकम फोरगॉन, ये क्या होगी? आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी, आउटफ्लो ट्रीट करेंगे इसको, है ना, इसको एज एन आउटफ्लो ट्रीट करेंगे। अच्छा ना, कैसे ट्रीट करेंगे इन्होंने, कैसे इसको किया हुआ है? वो इंक्रीज भी आना था उस रेंट में, अगर आपके इंक्रीज भी आना था तो क्या होगा? आप नेट बेसिस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि क्या इस रेलेवेंट कॉस्ट का ताल्लुक करंट ईयर के टैक्स से है? नहीं ना, जो टैक्स पेड होगा उससे, उसमें थोड़ी हम लेंगे कि इनकम फोरगॉन क्या थी। टैक्स पेड तो उस साल के जितने इनकम आप कमाते हो, उस साल के जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऊपर होता है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी उसमें लेते हैं हम। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या बात करेंगे? इसके ऊपर दो चीजें। अगर आप ये प्रोडक्ट कर लेते हो, स्टार्ट कर देते हो, आपको प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक तो आपकी रेंटल इनकम लूज होगी हर साल 1.8 मिलियन प्लस जो भी उसका इंक्रीमेंट था। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपको अपनी इनकम पे टैक्स भी देना होता है, तो आप मुझे बात ये कह सकते हैं एक किस्म का ये अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? मेरी जब ये रेंटल इनकम नहीं होगी तो मेरा टैक्स भी तो सेव होगा। तो इसमें भी एक्चुअली दो चीजें, बात समझ आ रही है? अगर ये आप इनकम कमाते हैं तो ये आपकी अदर इनकम का पार्ट बनता है और ये टैक्सेबल प्रॉफिट का पार्ट बनता है और ये टैक्स की कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है और आपका टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाता, आपकी टैक्स पेमेंट बढ़ जाती। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि हम जरा रेंटल इनकम लॉस्ट देख लें। वो ये कह रहा है presently these are rented at 1.8 million per annum as per the terms of rent agreement the rent is received in advance। हम नहीं कमा रहे ना बेटा, क्योंकि उसकी जगह अब हम नया प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं ना। हमारे पास एक खाली जमीन है, हमारे पास एक खाली जमीन है, करंटली हम उसको रेंट पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल शादियां वादियां उसको हो जाती है, ठीक है, सही है, वो हमने दिया हुआ है शादी हॉल वालों को कि भाई खाली जमीन है, इसको यूटिलाइज करें। अब मैं कह रही हूँ कि जी मुझे प्लांट इंस्टॉल करना है तो मैं उसी जमीन को यूटिलाइज कर रही हूँ, तो क्या अब मैं वो रेंट आउट करूंगी? नहीं ना। अनस बात क्लियर हो गई? तो अब मेरा क्या होगा? ये इनकम फॉर गॉन है ना। मैं उन प्रेमिसेस पे प्लांट लगाऊंगी जो प्रेजेंटली हम रेंट इनकम जिस पे कमा रहे हैं। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि वो प्रेजेंटली रेंट आउट होंगी, हो रही है 1.8 मिलियन पे। तो इसका मतलब ये वो अगले साल से, फोर्थ कमिंग मतलब फ्यूचर से अब हमने काम शुरू करना है ना, प्लांट हमारा एस्टैब्लिश हो जाएगा अगले साल का। मैं बता रही हूँ अब अगले साल की पेमेंट वो कह रहा है एडवांस में रिसीव हो जानी है। तो मुझे बात बताइए, ईयर 1 के एंड पे जो पेमेंट होनी चाहिए थी रिसीव, वो हम कह रहे हैं हम एक्चुअली एडवांस में कर लेते हैं। तो मुझे बात बताइए, ईयर 1 के स्टार्ट ऑफ द ईयर को हम क्या कहते हैं? टाइम जीरो। यहाँ तक बात क्लियर होगी, है ना? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ करंट जो रेंट है वो तो है 1.8, अगले साल से क्या हो जाएगा? 1.8 into 1.07,
है ना, 7% से इंक्रीज हो जाएगा। और वो पैसा अगर हम उसको कैश इनफ्लो आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश इनफ्लो होगा तो अब टाइम जीरो पे, बिकॉज एडवांस पेमेंट है। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, तो टाइम जीरो से हमने वो अकाउंट फॉर करना शुरू कर दिया कि ये हमारी रेंटल इनकम लॉस्ट है, हर साल 7% से इंक्रीज कर रही है, लेकिन टाइम जीरो पे 1.8 नहीं होगा, 1.8 तो करंट है, अगले साल का बढ़ जाना है ना, तो अगले साल का हमने बड़ी भी अमाउंट रिसीव करनी है एडवांस में। क्लियर होगी बात? फिर बात ये आती है अगेन कल वाली बात, आपका जो टैक्स होता है वो तो अक्रूवल बेसिस पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसके बेसिस पे होता है ना, है ना, आपका जो टैक्स होता है वो तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बेस करता है। तो मुझे बात बताइए, आपको ये जो टैक्स सेविंग होनी थी 1.93 पे, ये जो 1.93 मिलियन की रेंटल इनकम अब नहीं आ रही और इसकी वजह से टैक्स सेविंग हो रही है, वो कौन से साल में हम डालेंगे? वो ईयर 1 में डालेंगे ना। वो ईयर 1 का जो टैक्स पेमेंट करना था एट द एंड ऑफ ईयर 1, टैक्स पेमेंट तो हमेशा एंड ऑफ द ईयर पे होगी ना पेमेंट, इज दैट क्लियर? तो ईयर 1 पे ईयर 1 की जो रेंटल इनकम अगर आप कमाते हैं उसकी वजह से जो टैक्स पे करते हैं वो कितना करते हैं? 0.58। तो 1.93 का 0.58 रुपीज की जो सेविंग हो रही है वो कब हो रही है? ईयर 1 के एंड पे। जब हम ईयर 1 की टैक्स पे कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं हम 0.58 मिलियन कम पे कर रहे हैं, इज दैट क्लियर? सिमिलरली 2.07 ये एक्चुअली कौन से ईयर से रिलेट कर रहा है? ये ईयर 2 से रिलेट कर रहा है, तो ईयर 2 की टैक्स सेविंग हो गई ना। पेमेंट कब रिसीव हो रही है? पहले हो रही है बाद में हो रही है, उसका तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ताल्लुक ही नहीं है, उसका तो टैक्स से ताल्लुक ही नहीं है, इज दैट क्लियर? ठीक है, टैक्स आपने अक्रूवल बेसिस पे करना है, पेमेंट्स कब हो रही हैं कब नहीं हो रही, जिस साल की इनकम है उस साल टैक्स होगी, उस साल की टैक्स सेविंग है या एक्स्ट्रा टैक्स है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अगर वो आप 2 साल पहले आपने रिसीव कर लिया रेंट, लेकिन वो रेंट इनकम रिलेट करता है किससे? 2 साल के बाद, तो वो टैक्स कब होगा? वो टैक्स में शामिल होगा 2 साल के बाद, जिस साल की इनकम है उस साल के टैक्स में शामिल होगा ना, वो 2 साल की टैक्स सेविंग होगी। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। और सना क्लियर होगी बात? और बताएं, तो ये सारी आपकी, कोई इसमें सीमैक का तो कमाल ही नहीं है, तो सारी आपकी बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, ये तो आपकी बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का चैप्टर है ये तो जी। और बताएं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स इट। चलें जी, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। वैसे तो और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, वो फिर इंशाल्लाह आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और हम उनकी भी क्वेरी डिस्कशन क्लास रख लेंगे। एक किसकी अभी पेंडिंग है? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की, राइट? आप लोग कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस? वो जो 40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हाँ वो फिर इकट्ठी कर लेंगे ना, ठीक है जी जी। आप लोग सारी क्वेरीज नोट डाउन कर लीजिए, पहले हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और बजटिंग की क्वेरीज को डिस्कस कर लेंगे। इस हफ्ते तो फिर मैं नहीं रखती क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हम बजटिंग और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की क्लास रख लेंगे समवेयर इन द मिडिल, ठीक है, लाइक 11th या 12th तक, क्योंकि उसके बाद नहीं बचे। नेक्स्ट वीकेंड आई बी बिजी, मैं नहीं रख सकूंगी नेक्स्ट वीकेंड। मैंने आपके साथ मेंशन किया था ना कि अप टू 17th और 18th ऑफ फरवरी मैं शायद इतना प्रॉम्प्टली आप लोगों को रिस्पॉन्ड भी ना कर सकूं व्हाट्सएप के ऊपर, बिकॉज आई एम अ बिट बिजी अप टिल दैट वीकेंड। उसके बाद होपफुली आई बी बैक इनटू माय थोड़ी सी स्लो रूटीन, तो आई विल बी एबल टू आंसर यू प्रॉम्प्टली। आंसर मिल जाएगा लेकिन थोड़ा डिले से, अब भी मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स को थोड़े से डिले से मिल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम अ बिट बिजी जी। ठीक है, तो अगले हफ्ते हम या तो 11-12 को रख लेंगे क्वेरी डिस्कशन क्लास, या फिर उसके बाद 18-19 को कभी रख लेंगे, ठीक है। 11-12 को अगर आप कहते हो तो किसी छोटे टॉपिक का हम रख लेंगे, बजटिंग का रख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। 11-12 का टारगेट करें, बेहतर है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, बजटिंग की तैयारी बल्कि साथ साथ ही हो रही है ना, फिर देखें आपकी एग्जाम फोकस तैयारी होगी। हाँ 18-19 ठीक है, तो आगे फिर मॉक भी आपके मैथ्स स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम नॉट श्योर मॉक भी कौन सा आपका 17 वाला है 24 वाला है? ओके, तो उसमें तो हम रख ही नहीं सकते ना, ठीक है ना। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर आते हैं। अगेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली क्या होता है? क्या कह रहा है ये? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्चुअली द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। हम अपने प्रोजेक्ट का ये कैलकुलेट करते हैं कि जितनी हमने इन्वेस्ट किया टाइम जीरो पे, और हो सकता है आगे जाके आप लोग बीएफटी में ये पढ़ोगे, आगे जाके आप लोग बीएफटी में ये पढ़ोगे कि हो सकता है आपको ड्यूरिंग द, हो सकता है आपको इन सवालों में भी कहीं नजर आ जाएगा कि जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा से टाइम जीरो पे हो, कैश आउटफ्लो इन अदर वर्ड्स मेजर किस्म का हो सकता है हमें ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट में भी फर्दर कोई कैपिटल, जैसे हम वर्किंग कैपिटल फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, वो वाली चीज है, वो किस्म की हमने पढ़ी लिया, ठीक है। द पॉइंट इज कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने उस प्रोजेक्ट में, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है उस प्रोजेक्ट से, तो वो आपका कहलाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो परसेंटेज में एक आता है चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास रूल क्या है डिसीजन का? हमारे पास डिसीजन रूल ये है कि यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ, अब जिस तरह हमने एनपीवी में क्या बोला था, एनपीवी में हम ये कहते थे कि यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, सिंपल एज दैट, है ना। भले वो 10 रुपए पॉजिटिव क्यों ना हो, हम कहेंगे कि जी फीजिबल तो है, वैल्यू एडिशन कर रहा है, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ पे हमारे पास रूल क्या है? इफ IRR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग
फाइनेंस है ना, मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरा 12% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फाइनेंस रेस करने का कॉस्ट कितना पड़ता है, 12%। तो मेरा एटलीस्ट रिटर्न 12% तो हो, है ना, कि मैं जो फाइनेंस रेस कर रही हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, मुझे रिटर्न एटलीस्ट उसके इक्वल तो मिलना चाहिए। जो मेरा खर्चा आ रहा है टू रेज द फाइनेंस, मेरा जो रिटर्न है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से वो मेरा एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए, एटलीस्ट ज्यादा हो जाए बेहतरीन हो जाएगा। आईआरआर का फॉर्मूला क्या है वो जरा जल्दी से लिख लीजिए। Just give me a minute, 1 मिनट, ये गलत हो गया। अब ये क्या है, एन एल और एन एच का क्या मतलब है, एल आर का क्या मतलब है, ये भी हम सब देखते हैं। आई आर आर इज इक्वल टू एल आर प्लस एन एल डिवाइडेड बाय एन एल माइनस एन एच मल्टीप्लाइड बाय एच आर माइनस एल आर। ठीक है, अब ये क्या मतलब है इन सबके, नोट कर लिया सबने फॉर्मूला? जी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, चार चीजें सिर्फ, एल आर, एन एल, एन एल, एन एच, एच आर और एल आर। तो चार चीजें आपके पास आती हैं। एल आर मीन्स लोअर रेट, एच आर मीन्स हायर रेट, ये दोनों फिगर्स परसेंटेज में होंगी। एन एल मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, एन एच मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। जल्दी से कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ, आईआरआर में भी नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जरा इधर आ जाते हैं। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या, इसको रीड कर लेते हैं। दिस इज पैक हैंडबुक सेक्शन नंबर 4। आईआरआर द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट इज टेक्निकली द डिस्काउंट रेट एट विच नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 0। ठीक है, ये बात आगे जाके आपको मैं समझा दूंगी और समझ आ भी जाएगी। We calculate this rate and compare it with company's cost of capital. If IRR is more than cost of capital, the project is accepted and vice versa. ठीक है, इसको मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर दी है। ठीक है, this rate is computed by using the interpolation formula. तो ये बेसिकली interpolation formula है। कैसे है वो आगे इंशाल्लाह भी समझ में आ जाता है। The IRR of a project can be calculated by inputting the project cash flows into a financial calculator, जो कि आप यूज करेंगे नहीं। ठीक है, एग्जामिनेशन में, in your examination you might be required to calculate an IRR without a financial calculator. financial calculator आपके पास, मेरे ख्याल से वो साइंटिफिक कैलकुलेटर को ही कह रहा है। आप आईआरआर डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि आपने प्रॉपर वर्किंग्स दिखानी है अपने एग्जामिनर को। ठीक है, An approximate IRR can be calculated using interpolation. To calculate IRR, you should begin by calculating NPV of the project at two different discount rates. तो आपको बिल्कुल वही सिनेरियो दिया जाएगा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू में दिया जाता है। सारे आपको जिस तरह भी आपने 2 सवाल अटेम्प्ट किए हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के, उसी तरह से आपको कैश फ्लो दिए जाएंगे। बस रिक्वायरमेंट में होगा कैलकुलेट IRR एंड सजेस्ट वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर टाइम हो तो टाइम वेस्ट ना करें, अगर तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है जनाब, तो कैलकुलेट आईआरआर अब आपने करना क्या है, अब आपने आप किस तरीके से रेट वगैरह सेलेक्ट करते हैं वो भी जरा देख लेंगे। ठीक है, वन ऑफ द एनपीवी शुड बी पॉजिटिव एंड द अदर एनपीवी शुड बी नेगेटिव। दिस इज नॉट एसेंशियल, हाउएवर बोथ एनपीवीज माइट बी पॉजिटिव और बोथ माइट बी नेगेटिव, बट द एस्टिमेट ऑफ आईआरआर विल देन बी लेस रिलायबल। काम भी करते हैं, जरा एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ठीक है, जरा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम ये इन्होंने वही इंटरपोलेशन फॉर्मूला बता दिया, वही वाला है जो मैंने भी आपको बताया था। ठीक है जनाब, अच्छा जी, नीचे आते हैं। लोअर रेट हाई रेट का क्या मुराद हुआ, अब ये आपके पास एक इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब इसमें मैं जिस चीज को अभी इग्नोर करूंगी उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसको आपने अभी फॉर द टाइमिंग क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। अभी हम उसको पूरा प्रॉपर जो है ना वो सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, इसको हम पहले पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो पूरी चीजें है ना, ये दोनों टेबल्स हम इग्नोर कर रहे हैं टोटली। प्रेजेंट वैल्यू की जो कॉलम्स हैं,
ठीक है जनाब, इसको आपने इग्नोर कर दिया और इस वाले को आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है, आपको दिए हुए कैश फ्लोज, आपको बताया हुआ है कि मिनिमम रिटर्न है 12% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये क्या है, अ बिजनेस रिक्वायर्स अ मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ 12% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना है, 12% है, तो आपको मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है रिटर्न किसी भी प्रोजेक्ट पे, आपको रिक्वायर्ड है 12%। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आप एक रेट सेलेक्ट करेंगे जो कि 12% से कम होगा और एक रेट सेलेक्ट करेंगे जो कि 12% से ज्यादा होगा। आइडियली ये है कि आपको जो भी डिस्काउंट या मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे सकता है ना, वो ये भी कह सकता है दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। या अगर मैं इसको थोड़ा सा सेठ बन के सोचूं तो मैं यही कहूंगी ना कि मेरा अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है तो मैं इस बात को ये भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि भाई मुझे प्रोजेक्ट से एटलीस्ट 12% रिटर्न चाहिए। इज दैट क्लियर? यहाँ तो बात समझ आ गई। तो एक ही बात बनती है, अब मैं कोशिश ये करूंगी कि आपने कोशिश ये करना है कि आप सिलेक्ट करो एटलीस्ट 2 to 3% लोअर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न एंड 2 to 3% हायर देन दैट। तो अगर मैं 12% से, इन्होंने 10 और 15 सिलेक्ट किया, ठीक है, यू कैन यूज अदरवाइज, यू कैन यूज 9 and 14 एज वेल, यू कैन यूज एनी अमाउंट, लेकिन बेहतर है एक्यूरेसी के लिए कि 2 to 3% ऊपर 2 to 3% नीचे। क्लियर होगी बात? तो इन्होंने 10% और 15% को सिलेक्ट करके अपना काम शुरू किया। ठीक है, 10% आपका हो जाएगा लोअर रेट, 15% आपका हो जाएगा क्या, हायर रेट। ठीक है, आपने उन्हीं कैश फ्लोज को जो कि बिल्कुल नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरह, बिल्कुल आंसर सेम आएगा विद अ फ्यू डिफरेंस राउंडिंग ऑफ की वजह से। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने वही सिनेरियो है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू में होता है, अब आपने दो नेट प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है एक दफा। भाई कैश फ्लोज तो वही प्लॉट होंगे ना, नेट कैश फ्लोज तक तो सारा काम सेम होगा ना, सिर्फ उनको डिस्काउंट करते हुए पहले आप करोगे 10% से, फिर आपने किया 15% से। ठीक है, अब आपने जब इसको सॉल्व किया, हम पूरा फुल पेज क्वेश्चन भी करेंगे तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। वही कैश फ्लोज है, सेम कैश फ्लोज को पहले आप डिस्काउंट करो 10% को यूज करके, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो आ गई 2057। ठीक है, फिर उन्हीं कैश फ्लोज को आपने डिस्काउंट किया 15% को यूज करके, तो उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 5920। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि जितना परसेंट लोअर ले रहे हैं उतना परसेंट हायर ले, मर्जी है। इन्होंने 10 और 15 लिया, लोअर तो इन्होंने 2% कम लिया और 3% हाई लिया, वो तो कोई स्टैंडर्ड नहीं, बस आपने 2 से 3% कम लेना, 2 से 3 हायर और लोअर होना चाहिए बस। 12% से कुछ परसेंट ज्यादा कुछ परसेंट कम, दो आपने जो परसेंटेज सिलेक्ट करनी है। एग्जैक्टली, मैं भी आपको सारे रूल्स लिखवा भी दूंगी। अब जरा पहले हम इसके ऊपर थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए जरा सोच के, मुझे बात बताएं, और वो बात ये है कि मैं आपके सामने एक फिगर लिखती हूँ, मैं आपको ये कहती हूँ, चले मैं जरा नया खोल लेती हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने ये लिखती हूँ कि भाई मुझे ईयर 3 में फॉर एग्जांपल, या मैं आपके सामने एक फिगर लिख रही हूँ, वो है टोटल 2 लाख की, ये मेरी ना फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, मैं आपको ये कहती हूँ कि मुझे बात बताइए, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं दो रेट्स को इस्तेमाल करके, एक मैं यूज कर रही हूँ 10% और दूसरा चले इत्तेफाक से मैं 15% ही ले लेती हूँ, तो जरा मुझे फिगर कैलकुलेट करके बताइएगा इस 2 लाख की 10% पे, और ये फॉर एग्जाम्पल है ईयर 2 की फिगर। मैं अभी सिर्फ एक ही फिगर, मतलब एक ही साल की फिगर को फिगर के सिर्फ एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करना चाह रही हूँ जी। ईयर 2 की फिगर है, इसको मैं डिस्काउंट करूँ 10% को यूज करके और 15% को यूज करके, मुझे जरा प्रेजेंट वैल्यूज बता दें। टू लाख डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 165,289, और दूसरे का कितना आ रहा है, 151,229। अच्छा मेरी बात एक और से सुनिएगा, लोअर रेट होगा ना, तो देखिए क्या हो रहा है इधर, जरा इसको जरा गौर करें, इसकी जरा रिलेशनशिप पे। रेट मैं अगर कम ले रही हूँ तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, रेट मेरा ज्यादा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। और ये बात आपको लॉजिकली समझ आ रही है या नहीं? जितना बड़ा डिस्काउंट फैक्टर होता रहेगा, इसका मतलब है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत ज्यादा डिक्रीज आ रहा है ना। मेरा जितना ज्यादा रेट होगा, इसका मतलब है कि मेरे वैल्यू ऑफ मनी में अपने परसेंट से डिक्लाइन आ रहा है हर साल। हर साल मेरे पैसे की वैल्यू में 15% डिक्रीज आ रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि फ्यूचर में जो 2 लाख रुपए मुझे रिसीव करने हैं वो कम वैल्यू के है ना। बात समझ आ रही है? लोअर रेट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। अब अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो उसमें भी ये रिलेशनशिप मेरा एस्टैब्लिश होगा। लोअर रेट होगा तो मेरा हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, और अगर मेरा हायर डिस्काउंट रेट होगा तो मेरा लोअर नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे तो लिख लें लेकिन ये अंडरस्टूड बात है। ठीक है जनाब, यहां तक बात क्लियर होगी? तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी तरह सवाल के ऊपर वापस, एग्जाम्पल के ऊपर वापस आते हैं। अब जब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो देखिए 10% पे प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू पूरे प्रोजेक्ट की पॉजिटिव है, हायर रेट पे नेगेटिव होगी, गिर गई ना, नेगेटिव होगी, इसका मतलब है गिर गई। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे परसेंटेजेस सिलेक्ट करें कि एक से नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आए, दूसरे से नेगेटिव आए। ठीक है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन उसको आप इस्तेमाल कर लें कैलकुलेशन में।
आप जितना ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे ना 12% से, जैसे अगर फॉर एग्जांपल 4% कम ले लें और 4% ज्यादा ले लें रेट्स की कैलकुलेशन में, उतना ज्यादा चांसेस ये हो जाएंगे कि एक नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दूसरे से नेगेटिव आएगी, ठीक है। जितनी परसेंटेजेस दोनों क्लोज होंगी टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उतना ज्यादा चांस है कि वो सेम साइन वाले प्रेजेंट वैल्यूज ना निकल आए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ऑन एन एवरेज 2 से 3% तक का आपने डिस्टेंस रखना है, 3% रखेंगे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि वो दोनों नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम ही रेंज में फॉल करें, ठीक है। या तो पॉजिटिव में ही फॉल करें दोनों, या फिर नेगेटिव में। बेहतर है एक पॉजिटिव निकला है एक नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव, क्योंकि ये तो आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो ना, है ना, कि कौन से परसेंटेज पे पॉजिटिव आ रही कौन से पे नेगेटिव आ रही, क्लियर होगी बात। तो आपने ये नहीं करना कि दोबारा कैलकुलेट करने बैठ जाओ रेट डिफरेंट लेके, आप कहो कि नहीं जी मैम ने कहा था कि एक पॉजिटिव आना चाहिए एक नेगेटिव आना चाहिए, कोई रूल नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, एक्यूरेसी के लिए अच्छा है, ठीक है। अब एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया, अब जरा इसको अगर हम आईआरआर में रखेंगे तो देखिए आईआरआर का फॉर्मूला क्या है, आईआरआर इज इक्वल टू, इस पूरी एग्जांपल में लोअर रेट क्या है, एलआर क्या है 10%, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया 10, ठीक है, 10 लिख दें 10% लिख दें। फिर उसमें क्या करना है, हाँ जी क्या फॉर्मूला है, प्लस करना है ना, उसमें प्लस करना है। अब ये पूरी लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन है, क्या प्लस करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% है 2057, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 2057 डिवाइडेड बाय क्या करना है, अगेन नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट यानी कि 2057 माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, वो क्या है नेगेटिव 5920, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव 5920 एज इट इज लिखेंगे, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, हायर रेट माइनस लोअर रेट, यानी कि 15 माइनस 10। सॉल्व कीजिए इसको, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, मैंने आपको कहा 11.29%, ठीक है। अभी 11.29% क्या है, इसको मेरी बात गौर से सुनिएगा, देखें मैंने 10% इस्तेमाल करके नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरी आ रही है पॉजिटिव, है ना, 15% इस्तेमाल करके नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है मेरी नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से वो नेगेटिव में ट्रांजिशन कर रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसका मतलब है 10 और 15% के दरमियान मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो भी होगी, है ना, हुई होगी। अगर मैं 10 से बढ़ाती जाऊं, 10 से मैं 11 पर आऊं तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू और कम हो जाएगी, 11 से 12 पर जाऊंगी और कम हो जाएगी, होते होते 15 पे नेगेटिव 5920 पे पहुंच गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 15 के दौरान एक दरमियान कोई एक परसेंटेज ऐसी है जिसपे मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो कैलकुलेट होगी, बिल्कुल ठीक बात हसन। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्रोजेक्ट का ब्रेक इवन होता कितने पर है, 11.29 पे, यहां तक बात समझ आ गई। 11.29% पे मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस पर आता है, बिल्कुल ठीक। 11.29% वो है जिसपे मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, सवाल में गिवन है, मेरे प्रोजेक्ट का आईआरआर, मेरे प्रोजेक्ट का आईआरआर कितना है 11.29% है। आप मुझे खुद बताएं क्या मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, नहीं क्यों, मुझे एटलीस्ट रिटर्न कितना चाहिए 12%, ये प्रोजेक्ट मुझे मिनिमम किस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू मुझे कितनी देगा, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, मेरा ये प्रोजेक्ट जो है टारगेट रिटर्न से मुझे कम दे रहा है ये, है ना। अच्छा मुझे बात बताएं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि 11.29 पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाती है, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, इसमें तो मेरा हर श्योर फॉर श्योर नेगेटिव देगा प्रोजेक्ट रिटर्न। अब मेरी बात समझ आ रही है, नहीं बेटा 11.29 से बढ़ाना है ना हमें, मिनिमम हमारा तो 12% है, हमारा तो 12% है, ठीक है, हमारा तो 12% है डिस्काउंट रेट, हमारा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो उसका क्या मतलब हुआ, मैं अगर इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करती हूँ तो मैंने तो अपनी डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल करना है 12% को, है ना, डिस्काउंटिंग के लिए क्या करते हैं 12% यूज करेंगे ना, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, क्लियर होगी बात। तो आप मुझे आपको कैलकुलेट करके बताएं इसी प्रोजेक्ट को इन्हीं कैश फ्लोज को जब आप 12% पे डिस्काउंट करेंगे लाजमी तौर पे नेगेटिव आएगा, क्यों, हायर द रिटर्न द लोअर द नेट प्रेजेंट वैल्यू। मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू 11.29 पे जीरो हो गई थी, अब जब मैं रेट बढ़ाऊंगी तो वो फर्दर गिरेगी। अब बात समझ आ रही है, मेरा जो डिस्काउंट रेट है वो तो 12% ही है, बिकॉज दिस इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। आपने बस ये रूल रखना है, आपने बस ये रूल रखना है कि मेरे आईआरआर को ज्यादा होना चाहिए टू माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि मेरा क्या होता है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको मैंने इस्तेमाल करके हर चीज को डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट का आईआरआर अगर ज्यादा होगा मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो इन अदर वर्ड आप इसको इस तरह से समझ लें कि प्रोजेक्ट का रिटर्न शुड बी मोर देन योर रिक्वायर्ड रिटर्न, दैट्स इट, ठीक है। अब बात समझ आ गई, ये मेरा डिसीजन रूल है, इसको आपने याद रख लेना, लॉजिक भी मैंने कोशिश की है समझाने की।
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थोड़े देख लेते हैं, फिर क्लास ऑफ 4 आप सॉल्व करेंगे इसको। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईआरआर क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ आईआरआर मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आर एज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रेजल मेथड, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज एंड नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, है ना। इकोनॉमिक वैल्यू को क्या ऐड करेगा हमें उससे मैटर करता है। लाइक द एनपीवी मेथड इट रिकॉग्नाइजेस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो बेसिकली आईआरआर एनपीवी पे बेस कर है ना। It is easier to understand investment return as a percentage return on investment rather than as money value and net present value. तो जब आप रिटर्न की बात करते हैं ना तो परसेंटेज में बात करना, रुपीज में बात करने से बेहतर होता है, ठीक है। तो वो एक नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो एक नेगेटिव पॉइंट था ना, वो यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग डिसीजंस ऑन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आईआरआर मेथड विल रीच द सेम डिसीजन एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। दोनों चीजें एक ही पे बेस करती हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन का तरीका डिफरेंट है। The disadvantages of IRR method are it is a relative measure and not an absolute measure in rupees. Because it is a relative measure, it ignores the absolute size of investment. For example, which is better investment if cost of capital is 10%, an investment with an IRR of 15 or an investment with an IRR of 20? दोनों 10% से ज्यादा है ना। दोनों जो है, अब दो प्रोजेक्ट्स आप एनालिसिस कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट को आपने एक्सेप्ट करना है, एक का आईआरआर आता है 15%, एक का आईआरआर आता है 20%, दोनों रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। लेकिन कौन सा ज्यादा बेहतर है, कौन सा ज्यादा वैल्यू ऐड करता है? नहीं जनाब, 20% इज नॉट द राइट आंसर, ना 20% ना 15%। देखिए 20 और 15% तो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो पे आ जाएगा 15% को यूज करके, और एक का होगा जीरो 20% को यूज करके। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि दोनों जो है वो 10% को इस्तेमाल करके हमें पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू देंगे। ये बात तो समझ आ गई ना। हमारा डिस्काउंट फैक्टर तो 10% है ना, दोनों नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो देंगे 15 और 20 पे, मोर देन 10% पे। अगर हम 10% पे डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए, तो दोनों के पॉजिटिव आएंगे नेट प्रेजेंट वैल्यूज, राइट। लेकिन किसको प्रेफरेंस देनी है? आपने उसको प्रेफरेंस देनी है जो ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू दे एट 10%, ज्यादा वैल्यू ऐड करे। तो वो 10 और 15 और 20% से ये फिगर थोड़ी बता रहा है। क्या 15 और 20% आपको ये बता रहा है कि 15% वाला कम नेट प्रेजेंट वैल्यू कमाएगा, 20% वाला ज्यादा कमाएगा? नहीं जनाब, वो तो कैश फ्लोज की फिगर पर डिपेंड करता है, वो तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पे डिपेंड करता है, वो तो आउटफ्लोज और इनफ्लोज की अमाउंट एब्सोल्यूट फिगर्स पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? तो रिलेटिव मेजर है ये एब्सोल्यूट फिगर नहीं है। इसका आंसर ये नहीं है कि जिसका आईआरआर ज्यादा है वो ज्यादा बेहतर प्रोजेक्ट है, नहीं जनाब। वो तो आपको सिंपली ये बता रहा है कि प्रोजेक्ट 2 का नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होगा 20% पे, और प्रोजेक्ट 1 का नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होगा 15% पे। लेकिन 10% पे कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू देता है, कौन सा कम देता है, वो आपकी कैश फ्लोज पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आगे, if the investments are mutually exclusive and only one of them can be undertaken, the correct answer is that it depends on the size of each of the investments. ये ऊपर वाली बात भी आगे corroborate कर रहा है ना, कि अगर किसी एक ही प्रोजेक्ट को आपने लेना है तो फिर कौन सा आएगा? The correct answer is that it depends on the size of each of the investments. It means that the IRR method of appraisal can give an incorrect decision if it is used to make a choice between mutually exclusive projects. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? मेरे सामने दो प्रोजेक्ट्स हैं, या तो मैं प्रोजेक्ट ए को लूंगी या मैं प्रोजेक्ट बी को ले सकती हूँ, दोनों एक साथ ही लेके जा सकती, ठीक है। Unlike the NPV method, the IRR method does not indicate by how much an investment project should add value to the company, है ना। ये नहीं बता रहा कि कितने से वैल्यू एडिशन होगी, सिर्फ आपको ये बता रहा है कि कौन से रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है। तो अगर वो रेट आपका एक्सेप्टेबल रेट से जो है वो ज्यादा होता है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, दैट्स इट, ठीक है। क्लास नंबर 4 पर आ जाते हैं। ऑटम 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 मार्क का सवाल है, 18 मिनट आपको दे रही हूँ, 12:08 हो रहे हैं मेरे पास इस घड़ी में, तो 18 मिनट का क्या मतलब हुआ? 12:26 तक का आपके पास टाइम है, जल्दी से इसको सॉल्व करें। कैलकुलेट द प्रोजेक्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी जनाब। हो गया सॉल्व। वैसे तो अभी 5 मिनट बाकी हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं दिया हुआ इसमें, आप अज्यूम कर लें, ठीक है। अज्यूम कर लें 10 और 15, कोई बात नहीं, कोई भी दो फिगर्स आप अज्यूम कर लें। ये जो मैंने आपको टिप शेयर की थी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उससे 2-3% ऊपर 2-3% नीचे। अगर तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं गिवन तो आप कोई भी दो फिगर्स अज्यूम कर लें जो कि आपस में एटलीस्ट 5% अपार्ट हो, एटलीस्ट 5% हो, ठीक है। चले 10 और 20 भी बिल्कुल ठीक है। 5 to 10% आपस में पार्ट हो। आपको इतना इतना तो आपको आइडिया हो गया ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10 की रेंज में होता है ना, 10%, 12%, 15%, ठीक है। फिर होगी बात, तो कोई भी दो आप परसेंटेजेस अज्यूम कर ले। मैं भी आपको स्टेप्स भी दिखवा देती हूँ, तो उससे इंशाल्लाह और भी बात क्लियर हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या आंसर आ रहा है सबका? 14.62। और मुझे ये भी बताते रहे कि आप लोगों ने क्या परसेंटेजेस यूज किए हैं। आप लोगों में से किसी एक ने 10 और 20% यूज किया, अभी सॉल्व हो रहा है, जल्दी से करें। अब्दुल्ला ने 10 एंड 15% यूज किया और आपका आंसर 14.62 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, 14.58% बनता है आपका अप्रोक्सीमेट टू दिस, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक्सपेक्टेड है। 15 एंड 12 बिल्कुल ठीक, 14.58 एग्जैक्टली। तो आपने 15% इस्तेमाल किया। एमन ने या तो उन्होंने तुक्का बड़ा अच्छा इनका, या फिर उन्होंने पहले से सवाल सॉल्व किया होगा। है 12 एंड 15%, 14.6%, वेरी गुड। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर गिवन ना भी हो तो एक टिप थी कि 2-3% ऊपर 2-3% नीचे। द पॉइंट इज आपको दो नेट प्रेजेंट वैल्यूज के लिए सिलेक्ट करने हैं। डिस्काउंट रेट्स दे कैन वेरी, एटलीस्ट 5% अपार्ट हो तो एक्यूरेसी में ज्यादा से ज्यादा इजाफा होगा। 5% यहाँ पे जैसे उन्होंने 12 और 15 या 3% है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आंसर गलत आएगा, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए हम कह रहे हैं कि 5% अपार्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। बेटा है ही नहीं ना, गिवन ही नहीं है तो कोई ऊपर नहीं। वो तो मैंने आपको टिप दी थी कि अगर गिवन हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उसके 2-3% ऊपर 2-3% नीचे सेलेक्ट कर ले। मेन चीज ये थी कि आपको 2% चाहिए बस, ठीक है। चलें, किसी का इससे डिफरेंट आ रहा है। किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि उनका 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो बच्चे अगर आपने नेट कैश फ्लोज देखो, हसन जावेद, नेट कैश फ्लोज देखो, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है ना। आपके जो नेट कैश फ्लोज है ये वाले, ये दोनों परसेंटेजेस के लिए इस्तेमाल होने हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली या तो आपने इन नेट कैश फ्लोज की कैलकुलेशन में गलती की है जिसकी वजह से आईआरआर डिफरेंट आ रहा है, या इंडिविजुअल डिस्काउंटिंग करते हुए आपने गलती की है। जी हसन, आई एम वेटिंग फॉर यू बच्चे। अनस हो गया सॉल्व? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? डिस्काउंटिंग में होगा, चेक कर लें। जावेद, आपने कौन से दो रेट्स यूज किए हैं? 10 एंड 20 चेक कर लो फिर आप, क्योंकि वो 10 एंड 20 अगर होता तो वो सीधे फिगर्स आप यहाँ से चेक कर लेते हैं ना, ठीक है। कैलकुलेशंस अपनी चेक कर लो। हाँ जी अनस, किधर तक पहुंचे हो आप? शाहरुख हो गया सॉल्व? सुंदर डन? बेटा ले सकते हैं, 12 ना ले। जी जी मुनीबा, मैं सबके नाम ले रही हूँ। नहीं हुआ? ओ अच्छा, कहाँ मसला आया? आप क्या ले सकते हो, आप में से किसी ने 10% एंड 20% लिया, ठीक है। अच्छा, मैं होती ना तो मैं शायद हो सकता है 15 एंड 20% ले लेती, ठीक है। फिर मतलब जरूरी नहीं है 12% लो। पॉइंट ये है, आपने, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि डिस्काउंट रेट्स जो है ना, ज्यादातर वो अप टू 25%, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होगा। 25, मैंने तो 25 भी बड़े कम देखे हैं, ठीक है। डिस्काउंट रेट ज्यादातर 10%, 12%, 15%, 18% इस हद तक जाता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है 14.31, कोई बात नहीं जेबा, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। आप अपने बस मुझे ये बता दो, जो मैंने ब्लू में हाईलाइट हुए हैं नेट कैश इनफ्लोज, ये बिल्कुल मैच करने चाहिए, ठीक है। ये मैच करने चाहिए। बाकी जो डिस्काउंटिंग करते हुए कुछ डेसिमल में मसला आता है तो वो डिफरेंस आ जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अनस, क्या समझ में नहीं आ रही नेट प्रेजेंट वैल्यू की टॉपिक? किधर आपको मसला आया है? नेट प्रेजेंट वैल्यू आप मुझे बताओ तो सही ना कि आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही। हाँ जी मुनीबा, हो गया? साहिब, आपने दो रेट्स लिए, आपने 12 एंड 15% लिया, उसमें लोअर रेट क्या है? ए में मेरा वाला फॉर्मूला यूज करें आप, लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर मल्टीप्लाइड बाय लोअर और हायर का डिफरेंस। आपने मुझे कब बोला था अनस? मैंने या तो मिस हो गया होगा मैसेज, कब की बात है? आप क्वेश्चन, आप दोबारा से जरा लेक्चर रिवाइज करो, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के जरा दोबारा से लेक्चर रिवाइज करो। अच्छा, क्लास के स्टार्ट पे, ठीक है, वो मेरे भी मिस हो गया होगा। आपने लिखा था दोनों होमवर्क नहीं हुए, तो मैंने फिर आपसे डिस्कस कर लिए थे ना इश्यूज जो थे। आपने तो ये लिखा था कि दोनों होमवर्क नहीं हुए, तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई मसले क्या हैं, फिर आपने मसले आप लोगों ने डिस्कस करने शुरू कर दिए। मिनाहिल 15.03 आना नहीं चाहिए।
IRR करवा दूं, चले ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट रेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं डिफरेंट रेट ले लेती हूँ इसके अंदर IRR की कैलकुलेशन के लिए। आप लोगों को हो सकता है डिफरेंट हो वो, तो आप ताकि आप लोगों की बात समझ में आ जाए कि कुछ भी मतलब ले सकते हैं, ठीक है। क्लास नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। जिन लोगों ने कर लिया काइंडली बेयर विद मी, ठीक है। मेन चीज क्या होती है, अब आप कोई भी दो अपने रेट सेलेक्ट कर लें। मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेती हूँ 15% एज माई, ऑब्वियसली ये क्या है, ये लोअर रेट है ना, ये लोअर रेट है। 20% मेरा क्या, मैंने कहा कि जी मैं हायर रेट लेती हूँ 20% और 15% लोअर रेट ले लेती हूँ, ठीक है। जो भी आपने लिया, अब जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है जनाब। अब मैंने ये दो रेट सेलेक्ट कर लिए, इनका काम होगा बाद में। सबसे पहले तो मैंने कैश फ्लोज अपने यहाँ पे प्लॉट करने हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिस तरह से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए करते आते हैं ना। हमारे पास क्या है, ये हमारा 4 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, तो हमने 0 1 2 3 4। अनस आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना बच्चे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा और अगर आप ये कहते हो कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो बेहतर है ना लेक्चर रिवाइज करो। अब मैं दोबारा तो नहीं पूरा 100% दोबारा तो मैं नहीं समझा सकती ना अभी, खासतौर पे जब हम क्लोज की तरफ आ रहे हैं, क्लोजर की तरफ आ रहे हैं। तो जरा आपको दोबारा थोड़ा सा टाइम निकाल के उस लेक्चर को, रिकॉर्डिंग को जरा दोबारा देखें जिसमें हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू समझा था। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो फिर मुझे बताएं, ठीक है। द इंटायर कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट, अच्छा इसमें टैक्स वैक्स है, हो भी सकता था, है ना, हो भी सकता था टैक्स। आपको पता है कि कैश फ्लोज के अंदर टैक्स को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, टैक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो वो सारी चीजें IRR में भी अप्लाई हो सकती हैं। आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कैश फ्लोज की कैलकुलेशन करनी है। सिंपल क्या करना है, 2 दफा नेट प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है 2 डिफरेंट रेट्स के ऊपर, है ना, और फिर उस पर IRR का फॉर्मूला लगा देना है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाली चीजें यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। एनीवेज यहाँ पे टैक्स का कोई मसला नहीं है ना यहाँ पे कोई एज सच वर्किंग कैपिटल का भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, 175 मिलियन का इंटायर कैश आउटले, ठीक है। तो हमने क्या कर देना है, 175 मिलियन की हमने इन्वेस्टमेंट कर देनी है। वो ये कह रहा है, अब हम बारी बारी चीजों को लेकर चलते हैं, जरूरी नहीं ऑर्डर मेंटेन करें क्योंकि टैक्स वैक्स उसमें है नहीं, ठीक है जनाब। सेल्स आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 155 मिलियन पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स एंड 65 मिलियन पर एनम ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स, ठीक है। तो इजी हो गया, ये आपका इनफ्लो है। तो आपने क्या कर देना है, 155 कोई इन्फ्लेशन भी नहीं है ना, कोई इन्फ्लेशन भी नहीं है, तो हम सिंपल करंट प्राइसेस पे, सॉरी हमने नॉर्मल प्राइसेस पे उसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब मैं पूरा सॉल्व कर रही हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वुड बी 50 एंड 10% ऑफ सेल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में बता रहा है कि वो 50% होगा, तो मैं इसको सिंपली सेल्स का 50% कर दिया। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आइडियली सब चीजें हो, तो मैंने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ये चीज कर ली, ठीक है। तो 50% ऑफ सेल्स हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। दूसरा एक्सपेंस क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपका क्या है, ईयर एंड का कैश आउटफ्लो कितना है, 10% ऑफ सेल्स, तो मैंने इसको कर दिया 0.1, ठीक है। ये चीज हमारी आ गई। तो हर सेल की 10% आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। फिर वो क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन को तो हमने वैसे ही अब कंसिडर करना ही नहीं है क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं। अगर टैक्स होता तो हम डेप्रिसिएशन को लेते हैं ना, टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। सीएल विल बी एंटाइटल्ड, ठीक है। सीएल कौन है, हमारा जो पार्टनर है, ठीक है। CL would be entitled to share equal to 5% of sales and the remaining profit will belong to SL। तो क्या होगा, 5% of sales हमें उसको रिइंबर्स करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट टू CL, जो प्रॉफिट हम देंगे CL को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, ठीक है। 5% ऑफ सेल्स, तो 5% ऑफ उस साल की सेल्स। सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एसएल विल बी एबल टू रिकवर 100 मिलियन ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ पे इसको कह दिया रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। हमें 100 मिलियन वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या कैलकुलेट कर लेना है, नेट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। यहाँ तक आपका आंसर पीछे से मैच करना चाहिए, ठीक है। नेट कैश इनफ्लोज और जहाँ पे नेगेटिव है वो नेट कैश आउटफ्लोज है, ठीक है ना। ये आपके पास आ गई एक अमाउंट। अब पहले तो आपने इसको 15% से आप डिस्काउंट कर दें, फिर आप डिस्काउंट करें, इसको मैंने करना है 20% से, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, डिस्काउंट फैक्टर एट 15% एंड डिस्काउंट फैक्टर एट 20%। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। बेटा ये प्रॉफिट हमने अपने पार्टनर को देना है ना, सेल्स का 5% हमने अपने पार्टनर को दे देना है, तो ये हमारे पास से आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बात समझ आ गई। हाँ जी, यस और नो। बस आपने 15%, आपने 2 रेट्स जो सिलेक्ट किए थे आपने उनके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 15% मेरी आ रही है 2 समथिंग, ठीक है। 1.66 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मैंने ले लिया, ठीक है। क्या आ रही है, लोअर फिगर पे मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 1.66 नेगेटिव। अब हायर है ना, दूसरी 20% है, मुझे कंफर्म हो गया 20% पे भी नेगेटिव आएगी, है ना। ये बात समझ आ गई ना मुझे, अगर मेरी लोअर पे नेगेटिव आ रही है तो जो हायर रेट होगा उसमें तो वैसे ही और गिरनी है ना। तो मैंने उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक। 1.467 इज राइट। इज दैट क्लियर, यस और नो। मेरे अगर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि एक्यूरेसी पे सिर्फ फर्क पड़ेगा, मेरा फाइनल आंसर ठीक ही कंसिडर होगा। तो मैं इसको इसी को लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो पावर हमने ले लिया, पावर ऑफ 1.2 ठीक है। पहले साल का ये हो गया, चलें फिर आ गया 2
और 4। ये डिस्काउंट फैक्टर्स हो गए। फिर मैंने अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। कैसे निकाली? जो मेरे कैश फ्लोज हैं उनको मैंने अब दोबारा से अपने जो नए डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास ये आंसर्स आ गए। ठीक है, अब मैंने इधर की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली। देखिए आ रही है ना नेगेटिव, तो मुझे ये बात तो पहले ही पता लगी थी, रेट को मैं बढ़ाती हूँ तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू गिरती है, तो यहाँ पे और गिरेगी, ऑलरेडी नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगी। अब मैंने इसी पर IRR का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज माय लोअर रेट ऑफ द टू, जो मैंने सिलेक्ट किए हैं 15 लोअर है, प्लस मैंने क्या प्लस करना है उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट क्या है? नेगेटिव 1.66, मैंने नेगेटिव ही रहने देना है, डिवाइडेड बाय क्या है? नेगेटिव 1.66 नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट नेगेटिव 19.76। ख्याल से सॉल्व करेंगे, नेगेटिव 1.66 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक्चुअली क्या सॉल्व होगा? नेगेटिव 1.66 प्लस 19.76 मल्टीप्लाइड बाय, पहले हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 15 ऐड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लोअर और हायर रेट के दरमियान डिफरेंस 20 माइनस 15। पहले हमने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है फिर 15 सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? अब जब मैं इस फॉर्मूले को डालती हूँ तो मैं आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना तो मैं नहीं सिखा सकती, अब आपको पता है रूल्स ऑफ ब्रैकेट्स एंड ऑल, राइट? इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? मैंने इसमें ब्रैकेट्स में गड़बड़ की हुई होगी, दिस और ब्रैकेट आएगा। हाँ जी, क्लियर होगी बात? इसमें मेरी कैलकुलेशन में कुछ मसला आ रहा है। फोर्टीन 14.54 ही आना चाहिए। हाँ बिल्कुल मेरा, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं ब्रैकेट्स में कुछ मसला कर रही हूँ। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ना इसको। फॉर्मूला सही लिखा है लेकिन वो ब्रैकेट्स में कभी कभी गड़बड़ आ जाती है ना, तो फिर यही होता है। जी बिल्कुल, 8% और 12% भी करेंगे, यही आंसर आएगा 14.26, 14 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। पहले मैं 8 और 12% इस्तेमाल करूँ, 15 और 20 करूँ, 10 और 20 करूँ। ठीक है, अब जरा जल्दी से स्टेप्स लिख लीजिए। एटलीस्ट होना चाहिए ना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, और एक और मैंने हिंट दे दी कि बेहतर है कि आपके रेट्स जो है ना वो 10 और 20 के दरमियान हो, या 10 और 25% के दरमियान। तो ये कुछ हिंट्स है, जो भी सिलेक्ट करेंगे आंसर आपका ठीक आएगा, लेकिन वो कितना एक्यूरेट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, टाइम बात क्लियर हो गई? अनस समझ आ गई बात? 2 और 7% बेटा बहुत लो है ना, मैंने आपको बोल दिया कि 10 और 20 के दरमियान है, तो बस ठीक है, स्टिक टू दैट। बेहतर है 10 और 20 के दरमियान, लेकिन नॉर्मली आपके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10 और 20 के दरमियान ही मिलता है, नजर आता है। 0 और 5 ले लें वो भी प्रैक्टिकल बात करें ना, फिर आप मुझे ये भी कह सकते हैं 0 और 5% ले लेते हैं। प्रैक्टिकली तरह करें, 10 और 20 के दरमियान ही रहने दें। चलें जी। अनस बचे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बताओ। टाइम आप कह रहे थे सॉल्व करवा देंगे, हो गया सॉल्व अब? अनस उसको आप रहने दें, मुझे ये बताएं बात समझ आ रही है?
आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ अनस। नहीं, अभी क्लास चलनी है, 1:15 तक मैं क्लास लूंगी। मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। थोड़ा सा थ्योरेटिकल एलिमेंट है, इसके साल आप लोगों का दिमाग उसमें लगना नहीं है। आप मुझसे पूछ के जाइएगा ना, आप फौरन से भाग जाते हैं क्लास के बाद, मतलब क्लास खत्म होती है फौरन से आप भाग जाते हैं। होम असाइनमेंट नोट कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में IRR कैलकुलेट करने को वो कह रहा है। इसके अलावा भी आपके पास और सवाल है, वो फिर आप सॉल्व करते रहेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो हम इंशाल्लाह कोई डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 एंड 4 आर योर होम असाइनमेंट्स फॉर टुडे। हाँ जी, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छा एक्सेल शीट ओपन कर दूं, ये ले। आप मुझे बताइए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में क्या पॉइंट्स थे अनस, और ग्रुप में काइंडली मैसेज करें, मतलब प्राइवेट मैसेज मत कीजिए। अनस मुझे अपने क्वेरीज बताएं, फिर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट करूंगी। चलें, आप टाइप करें, तब तक फिर मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। तो अब हम अपना जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके अंदर जितने भी बेसिक हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल जिस तरह शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, बेसिकली उसी पे बेस करता है ना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाले कॉन्सेप्ट, जो रिलेवेंट कॉस्ट हो गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज पे अपडेट करनी थी, क्राफ्ट्समैन वाली बात तो अभी पेंडिंग है। याद है कल मैंने आप लोगों को बताना था वो लेबर की 4 मिलियन की कॉस्ट सेविंग, तो दूसरे डिपार्टमेंट के लेबर जो है वो उसको हम जो है वो रिडंडेंट कर देंगे। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्लास वर्क नंबर 3। हम सही कर रहे हैं, 4 मिलियन का सेविंग है, ठीक है। तो बेसिकली पीछे जो आंसर गिवन है वो गलत है। तो क्लास वर्क नंबर 4 में जरा आप सब अपने पास जिन्होंने इसको नहीं लिया हुआ वो करेक्शन करें। क्लास वर्क नंबर 3 में, सॉरी, ठीक है, लेबर कॉस्ट सेविंग ऑफ ₹4 मिलियन। और ऐसी बात नहीं है कि अगर मैंने कोई चीज डिस्कस नहीं की क्लास में तो वो होगा ही नहीं। थोड़ा अब अपना दिमाग भी लगाना शुरू करें। वो चीज पता नहीं क्यों मैंने डिस्कस नहीं की। मैंने 6 मिलियन को हमने डिस्कस कर लिया, 4 मिलियन स्किप हो गया, तो आपने कहा ये तो कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि मैंने ही नहीं कुछ बारे में इस बारे में बोला था, ठीक है। 4 मिलियन की कॉस्ट सेविंग हो रही है। आप एम्प्लॉइज इन अदर डिपार्टमेंट को आप उसको रिडंडेंट करें तो अब आपको 4 मिलियन पर एनम की कॉस्ट नहीं इनकर करनी होगी। चलें, अब हम जरा आ जाते हैं किसके ऊपर। अब एक हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। कितने लोगों ने FR1 पढ़ लिया या FR2, सॉरी FR2 पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं? अब FR2 में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो तो जाहिर सी बात है एक डिफरेंट लेवल पर है। यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पहली बात तो ये। तो आपने हर चीज में उस FR2 वाली चीज को लेकर नहीं आना, ठीक है, क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं देखना। ओनली बेसिक्स ऑफ द टॉपिक इज टू बी टच। तो कोई मेरे से कोई एडवांस सवाल ना करे, क्योंकि मैं उसका जवाब भी नहीं दूंगी और मैं आपको बता दूंगी कि बिल्कुल बेसिक है। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वही लगा था बेटा, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला लिखवाया है रियल और मॉनेटरी मनी कैश फ्लोज के दरमियान आने में, वही वाला तो अप्लाई किया था। हम क्या कर रहे हैं, 500 मिलियन है। 500 मिलियन में दो चीजें, इन्फ्लेशन भी आ रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा है। 500 मिलियन में वॉल्यूम इंक्रीज की वजह से हमने 105% कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है? मनी कैश फ्लोज। जी बिल्कुल, ये बस सवाल अनस के सवाल आंसर करके फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, रियल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 + i रेज़ टू द पावर n। तो यही तो हमने अप्लाई किया है। हमारे पास रियल कैश फ्लो क्या है, 500 मिलियन है पहले साल की कैश इनफ्लो सेल्स, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया है, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट कितना है, 0.08% रेज़ टू द पावर 1। पहले साल का रेज़ टू द पावर 1 होगा, दूसरे साल का रेज़ टू द पावर 2 होगा। 500 मिलियन इनटू दिस रेज़ टू द पावर 2, लेकिन आपको फिर उसको बाद में दो दफा 105% भी तो करना है। 500 मिलियन अगर दो साल के बाद 1.08 इंटू 1.08 हो रहा है, तो वॉल्यूम में भी तो 2 टाइम्स इंक्रीज आ रहा है, इंटू 1.05 इंटू 1.05। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ईयर 1 पे अगर आपकी सेल्स 500 मिलियन है, एक साल गुजरने के बाद इस 500 में क्या फर्क पड़ेगा, इस 500 में एक तो इजाफा हो रहा है कितने किस चीज का, वॉल्यूम का, और एक इजाफा हो रहा है क्या, इन्फ्लेशन का। फिर जब हम ईयर 3 पर आते हैं तो अब हम दोबारा से इस 500 मिलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 साल इंक्रीज आएगा वॉल्यूम का, 2 साल का ऑब्वियसली बात है ना। और इसी तरह से 2 दफा 2 साल का इंक्रीज आएगा इन्फ्लेशन का भी। तो हम बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला यूज करें, बस उसमें एक नई चीज इंकॉर्पोरेट हुई है वॉल्यूम की। दूसरा सवाल आपका है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में रेजिडुअल वैल्यू की एंड लाइफ तक रिकवर हो जाती है, तो इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू तो बचती नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू बेसिकली स्क्रैप वैल्यू आपको होता है ना, अगर आपको उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि जी एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट इतने पैसे वापस मिलने हैं, रेजिडुअल वैल्यू अगर उसकी जीरो है तो उसका मतलब आपको गेन हो रहा है ना, गेन ऑन डिस्पोजल। तो क्या जो रेजिडुअल वैल्यू होती है उतनी क्या सेल प्रोसीड होती है? नहीं ना, डिफरेंट भी तो हो सकती है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कहाँ पर है ये लिखा हुआ, द प्लांट इज एंड विल हैव एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ, अगर तो रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी तो हम नहीं लेंगे। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट इज इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू, बिल्कुल। तो अगर वो जीरो हो जाता है, आप कैलकुलेट कर लेंगे रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, सॉरी कैरिंग वैल्यू कितनी है ना। 4 साल की डेप्रिसिएशन के बाद आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसका मतलब उतना ही पैसा आपको वापस मिल रहा है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में हो क्या रहा है, हमने 25% से अपना जो है 25% ही है, उससे आपने डेप्रिशिएट किया, ठीक है। उससे जब आपने डेप्रिशिएट किया तो आपके पास क्या आ रही है, कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है, ये रहा 50 कॉस्ट है और 34.2 जो है टोटल डेप्रिसिएशन है। तो रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू 15.8। कंफ्यूजन क्या है इसमें, रेजिडुअल वैल्यू बचती नहीं है, बच रही है, कैरिंग वैल्यू है, आपने डेप्रिसिएशन की फिगर गलत कैलकुलेट की होगी। WDV मेथड है। बेटा वर्किंग के ऊपर मत जाएं, आपकी कैलकुलेशन करें पहले प्रॉपर। WDV से आप कैलकुलेशन करें, आपके पास डेप्रिसिएशन यही आएंगी। 0.75 क्या हुआ है, ये तो मैंने जो शॉर्टकट आपको बताया है वो किया हुआ है। पहले साल का 12.5% 12.5 मिलियन रुपीस डेप्रिसिएशन बनता है, हर सब्सिक्वेंट ईयर के लिए 12.5 इंटू 0.75, 9.38 इंटू 0.75, 7.04 इंटू 0.75, ये शॉर्टकट है जी। बिल्कुल, हम इस चीज को जो हमारा रेजिडुअल वैल्यू है ना, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। 15.8 को आप इन्वेस्टमेंट की लाइन में भी शो कर सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्लैश रेजिडुअल वैल्यू लिख दें फिर उसमें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्लैश रेजिडुअल वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट टाइम 0 पे 50 मिलियन आ जाएगी और आखिरी साल में आपके पास आ जाएगी 15.8 पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है ना, क्लियर होगी बात। ये प्रॉपर आप वर्किंग करके अपनी आंसर्स को मैच करें, पीछे से अगर देखते रहेंगे आंसर और समझते रहेंगे आंसर में क्या लिखा हुआ फिर तो कुछ नहीं समझने वाला आने वाला। चलें जनाब, अब हम जरा अपना थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी है। मैं चाह रही हूँ कि आज हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल कवर कर लें, क्योंकि थ्योरेटिकल फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा बोरिंग भी होता है पढ़ाना, मुझे एटलीस्ट बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि फिर मैं आपको कुछ रीड करने के लिए भी दे दूंगी, ताकि हमारा वो जो चीज़ है जिसमें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है वो हम खुद से ही कवर कर लें, ठीक है। तो जरा स्टार्ट इसको कर लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं मेन, वो तो हम आते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन पहले जरा हम उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर देयर, ये अच्छी बात है अगर आपको पता हो। अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज को भी पढ़ेंगे, हमें थोड़ी सी समझ आने लगे कि वेंचर कैपिटल किसको कहते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड क्या होता है। बिल्कुल हल्का सा आपको पता होने की जरूरत है, जो जितना बैक की हैंडबुक में गिवन है, आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में गिवन है, दैट्स इट। और आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से वो फंड देते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास होंगी, नो यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट, ठीक है। तो अब तक तो आप जैसी बात है बड़ा बेसिक लेवल पे सारी चीजें पढ़े थे, अब तक तो आपको पता था कि देयर आर जस्ट टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, या तो हम अपने शेयर होल्डर से कोई शेयर इशू कर दें, है ना, या फिर हम क्या कर ले, बैंक के पास जाके लोन ले लें। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली आपके पास और भी बहुत सारे लोग और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं जो कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो की फीचर्स हैं कुछ, ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जिनको हम डिस्कस करें, और आगे हम एक और चीज भी डिस्कस करेंगे कि डिस्क्राइब व्हेन इट माइट बी अप्रोप्रिएट टू यूज ईच ऑफ देम। तो उन्होंने एक सवाल के जवाब के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सबसे पहले शेयर्स के ऊपर आते हैं, बड़ा सिंपल है, इक्विटी है ना, इट इज अ फाइनेंस रेस थ्रू सेल of shares to existing or new investors, है ना। Existing investors often have a right to invest first, preemption rights, right। तो हम अपने न्यू इन्वेस्टर्स जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको ज्यादा बेसिकली प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं कि पहले उनसे पूछते हैं कि भाई आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है ना, ठीक है जनाब। इस तरह से आपको पता है कि राइट शेयर्स भी होते हैं, राइट शेयर्स आप इशू ही करते हैं, वो तो डिविडेंड होता है राइट शेयर्स के अंदर, ऐसे तो वो एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी आप कर सकते हो, नहीं आई एम सॉरी वो बोनस होता है, ठीक है। राइट शेयर्स अलग है और बोनस शेयर्स अलग है, यू गेटिंग द पॉइंट राइट। शेयर्स आप इशू करते हो, ये आपका एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। प्रोवाइडर्स ऑफ इक्विटी आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे एक्सरसाइज अल्टीमेट कंट्रोल थ्रू देयर वोटिंग राइट्स, ठीक है। अब अगर हम एक लिस्टेड कंपनी की बात करें तो आपको इस बात की अंदाजा हो चुका होगा कि एक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एज सच वो रोज ऑफिस आके बिजनेस नहीं चला रहे होते हैं ना, लेकिन वो अपनी जगह रिप्रेजेंटेटिव जरूर हायर करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो वो अपने बेसिकली इन्फ्लुएंस तो उन्होंने किया ना कंपनी की डिसीजन मेकिंग में, वो अपनी मर्जी के अपने हिसाब से अपनी जो उनको लगता है कि जी कैलिबर ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक नहीं है मेरी एंटिटी को रन करने के लिए ना, मेरी कंपनी को रन करने के लिए, राइट। तो इतनी इस हद तक उनके पास कंट्रोल है ना कि वो मैनेजमेंट को जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि आप कंपनी को रन करें हमारे बिहाफ पे, राइट। फिर इशू कॉस्ट कैन बी हाई, इक्विटी आपको पता है शेयर्स इशू करने के आप सब चीजें कंपनी लॉ में भी पढ़ चुके हैं किस तरीके से इशू करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर देन अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस, आपको बहुत सारे उसमें जाना पड़ता है, ठीक है, फॉर्मेलिटीज में जाना पड़ता है। बैंक लोन अगर लेना है तो वो सीधा आपने बैंक के पास जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली बात है उसमें भी थोड़ी कम्प्लेक्सिटीज होती है लेकिन वो कम होती है एज कम्पेयर टू इशू ऑफ शेयर्स, राइट। फिर दे कैरी, अच्छा इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात बेसिकली जो हो रही है वो कुछ और हो रही है, वो इशू कॉस्ट से अब हम बाहर आ गए, ठीक है। तो हम इशू कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या मुराद है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आप मुझे बात बताइए जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या चीज डिमांड करते हैं, उनको रिटर्न कैसे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, डिविडेंड के फॉर्म में, है ना।
तो जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, जो एक शेयर होल्डर है वो ज्यादा डिमांड करेगा एज कम्पेयर टू अ लेंडर। उसकी वजह यह है कि एक शेयर होल्डर आपकी एंटिटी में अपना पैसा एक किस्म का फंसा रहा है, ठीक है, वो रिस्क ज्यादा कैरी कर रहा है। इक्विटी होल्डर, अगर मैं आप मेरे पास आ जाए और आप मुझे कहें कि मैम हमें थोड़े से पैसे हमारी एंटिटी में इन्वेस्ट कर दें, मैं आपसे पूछूंगी अच्छा अब मुझे आप पे शक है थोड़ा, मैंने कहा पता नहीं सीए भी कंप्लीट नहीं हुआ, सी मैक अभी पढ़ रहा है, पता नहीं आता है इसको बिजनेस चलाना नहीं आता, मैं एज अ शेयर होल्डर आपकी अगर एंटिटी में नहीं लैंड करना, मतलब पैसे नहीं देना चाहिए, आप मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे शेयर खरीद लें, तो मेरे लिए ज्यादा आसान अप्रोच क्या होगी, मैं आपको कहूंगी कि भाई मैं आपकी एंटिटी में शेयर नहीं खरीदना चाह रही, मैं आपको एज अ लोन दे सकती हूँ पैसे, आप मुझे 4 साल के बाद 5 साल के बाद रिटर्न कर देना। क्यों? एक लेंडर का रिस्क कम होता है, पहली बात तो ये कि उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है इन केस ऑफ रीपेमेंट, है ना। दूसरी बात ये कि वो उसको पता होता है हर चीज में उसको इन अदर वर्ड्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही होती है। जब आप एक शेयर होल्डर बन जाते हो ना, तो आपने बस ये सोच लेना कि आपने एक लंबे अरसे के लिए अपना पैसा वहां फंसा दिया। आप बिजनेस इंप्रूव होता है या नीचे करता है, आपका पैसा या तो प्रॉफिटेबल होगा या डूब जाएगा। लेंडर ऑन द अदर हैंड क्या होगा, अगर उसको नजर आ रहा है कि बिजनेस को मसले आ रहे हैं, वो बिजनेस के पीछे पड़ जाएगा, मुझे मेरे पैसे वापस करो, पैसे वापस लेके वो घर चला जाएगा। शेयर होल्डर इतनी आसानी से अपना पैसा नहीं निकाल सकता बिजनेस में से, ठीक है। अगर तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है फिर तो थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, वो अपने शेयर बेच सकता है, लेकिन अगेन उसमें भी प्रॉफिट और लॉस का खर्चा है ना। तो दे कैरी द रिस्क एंड देयरफॉर कमांड द हाईएस्ट ऑफ रिटर्न्स एज कंपनसेशन। तो वो ये चाहेंगे, वो ये चाहते हैं कि हमें डिविडेंड जो है एज अ परसेंटेज ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट हमें वो अच्छा खासा मिले। न्यू इश्यूज टू न्यू इन्वेस्टर्स विल डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ एक्जिस्टिंग ओनर्स, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल एक एंटिटी में सिर्फ 2 शेयर इशू हुए थे, एक मेरे पास था, एक मेरी फ्रेंड के पास था, 2 शेयर थे फॉर एग्जांपल, हालांकि ऐसा होता नहीं है, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स तो होते ही हैं, ठीक है। तो मेरा परसेंटेज कितना है ओनरशिप, 50%, मेरी फ्रेंड का भी 50%। अब फॉर एग्जांपल उस कंपनी ने एक और शेयर इशू कर दिया एक और बंदे को, अब 3 ओनर्स हो गए। अब मुझे बताएं, हम तीनों ने एक एक शेयर, अभी भी एक एक शेयर है, पहले भी एक एक शेयर था, अब भी एक एक शेयर है, लेकिन अब मुझे आप बताइए परसेंटेज ऑफ ओनरशिप अब गिर जाएगी ना। पहले मेरा और मेरी फ्रेंड का 50-50% था, हम 2 ही ओनर से, अब नंबर ऑफ शेयर उसने, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ शेयर इशूड बढ़ा दिए, तो अब मेरे पास अभी भी एक है, लेकिन अब मेरी परसेंटेज होल्डिंग कितनी होगी, 33.3%, है ना। मेरी फ्रेंड की कितनी होगी, 33.3%, नए बंदे की कितनी है, 33.3%। इज दैट क्लियर? तो न्यू इश्यूज टू न्यू इन्वेस्टर्स विल डेफिनेटली डाइल्यूट कंट्रोल ऑफ एक्जिस्टिंग ओनर्स व्हेन अप्रोप्रिएट। अब इक्विटी शेयर हम कब इशू करें, फाइनेंस कब लें, यूज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जब आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत हो तो आप अपने शेयर इशू करो, ठीक है। मे बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू डेट फाइनेंस इफ द कंपनी इज ऑलरेडी हाईली geared। व्हाट इज मेंट बाय geared? व्हाट इज मेंट बाय हाईली geared? FAR1 रेशोज, हां जी। गेयरिंग का क्या मतलब होता है, हाईली गेयर्ड कंपनी का क्या मतलब होता है, उस कंपनी के पास डेट्स बहुत ज्यादा है ना, लोन उसने बहुत ज्यादा लिए हुए है ना, एक्सटर्नल सोर्सेज से वो बहुत ज्यादा फाइनेंस हुआ है। जो इक्विटी होता है, जो शेयर होते हैं, वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मेंट बाय हाईली गेयर्ड कंपनी, इसका मतलब है कि उसने बहुत ज्यादा लोन्स अपने सर पे उठाए हुए हैं। जी जनाब, थ्योरी क्वेश्चन इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, आ सकता है ये। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अप टू 5 मार्क्स तक का सवाल एक्सपेक्टेड है। वर्किंग भी है, वर्किंग हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वर्किंग वाला एलिमेंट हम कल करें, ठीक है। मैं आपको रीड करने के लिए भी दे दूंगी, बाकी चीजें हम कवर कर लेंगे थ्रू रीडिंग। हाँ जी, तो अगर ऑलरेडी डेट बहुत ज्यादा है आपके सर पे, एक्सटर्नल फाइनेंस बहुत ज्यादा है, तो आप किसकी तरह जाएंगे, फिर आप कहेंगे शेयर इशू करो, है ना। प्राइवेट कंपनीज, फिर यहाँ पे एक हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है, प्राइवेट कंपनीज में नॉट बी अलाउड टू ऑफर शेयर्स फॉर सेल टू द पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज जनरली, प्राइवेट कंपनीज पब्लिक इश्यूज के थ्रू पब्लिक शेयर इशू नहीं कर सकती टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। लेकिन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो है वो जो है वो आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती हैं और वो पब्लिक दो भी चाहे खरीद सकता है उसमें, यानी कि शेयर इन्वेस्ट कर सकता है उसमें, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लीजेस। FAR2 में लीजेस भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लीजेस 2 किस्मों की होती है, ऑपरेटिंग लीजेस एंड फाइनेंस लीजेस, है ना। ऑपरेटिंग लीज में एसेट हमारा नहीं होता, ओनरशिप हमारी नहीं होती, इसलिए हुआ है ऑफ बैलेंस शीट, राइट। फाइनेंस लीज में हमारे पास क्या होता है, वो हमारा अपना एसेट कंसिडर हो जाता है और साइड पे हमारे पास क्या मेंटेन हो रही होती है, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन टिल द टेन्योर ऑफ दैट लीज, ऑब्वियसली, है ना। लीज का पीरियड खत्म होता है तो वो 100% हमारे नाम पे लीगली भी ट्रांसफर हो जाता है एसेट, है ना। वो हम राइट अगर एक्सरसाइज करें तो वो पूरा आपका पता है आपको क्या क्या सिचुएशन होती है ना। लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट रिमेन्स विद द लेसर, ये किस केस में, हाँ जी, लीगल ओनरशिप ऑफ द एसेट रिमेन्स विद द लेसर, वैसे तो ये दोनों केसेस में है ना। लेकिन हम टिल द टेन्योर ऑफ द लीज, अगर हम फाइनेंस लीज में हम उसको अपना एसेट जरूर शो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेसी हैज द राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट इन रिटर्न फॉर अ सीरीज ऑफ रेंटल पेमेंट्स, ये ऑपरेटिंग लीजेस में। टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ रेंटल पेमेंट्स डिपेंड अपॉन टैक्स रिजीम, तो हो सकता है आप जो टैक्स पेमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल सॉरी लीज रेंटल पेमेंट आप कर रहे हो, उस पर हो सकता है आप कुछ पैसे टैक्स विदहोल्ड करके आप सामने वाली पार्टी को दो, तो अगेन ये चीजें आप टैक्स में पढ़े, विदहोल्डिंग टैक्सेस एंड ऑल, राइट। बट टिपिकली दे आर टैक्स डिडक्टिबल इन वन वे और अनदर। फाइनेंस लीजेस आर कैपिटलाइज्ड इन अफेक्ट की रेशियोज, जाहिर सी बात है क्योंकि आपका लीज एसेट अब आपके नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज को भी अफेक्ट करेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सेट्रा, ठीक है। तो लीजेस के थ्रू फाइनेंस रेज करना, यानी कि फाइनेंस आप क्यों रेज करते हो, ताकि कोई एसेट वगैरह खरीदो, है ना। तो ये भी एक किस्म का सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया ना। अब वो जो लेसर है वो आपको पैसे नहीं देता, वो आपको एसेट दे देता है लीज पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जो फाइनेंस आपको चाहिए वो किस लिए चाहिए, ताकि आप उसको आगे जाके मशीन खरीद सको, प्लांट सेटअप कर सको। तो इंस्टेड ऑफ ये कि मैं कैश लूं और फिर मैं वो खर्चा करूं, मैं डायरेक्टली प्लांट या मशीनरी जो मुझे चाहिए अल्टीमेटली वही मैं लीज पे ले लूं, ये मेरा सोर्स ऑफ फाइनेंस कहलाता है, ठीक है।
तो फाइनेंस में जरूरी नहीं कि आपके हाथ में पहले कैश आए फिर आप उसको एक्सपेंडिचर में लेके जाओ, जिस तरह ये है, लीज भी आपका एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। तो इसमें कब अप्रोप्रिएट हो जाता है, ऑपरेटिंग लीज कब हो जाती है, कब ज्यादा अप्रोप्रिएट है, फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्मॉलर एसेट्स बट आल्सो फॉर वेरी एक्सपेंसिव एसेट्स। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज टू अक्वायर दैट एसेट, आप उसको रेंट पे ले लो, ऑपरेटिंग लीज पे ले लो, है ना। तो हर साल की रेंटल पेमेंट थोड़ी कम हो जाएगी, काफी कम होगी, बल्कि बड़ा खर्चे पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। कॉमन इन एयरलाइन इंडस्ट्री, अभी उन्होंने ऐसी एग्जांपल दे दिया है। फाइनेंस लीज में हम कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े एसेट्स, जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव हो, बहुत बड़े बड़े एसेट्स के लिए जो कि आपको पता है कि जनाब बहुत लंबे अरसे तक भी चलने हैं, लाइफ भी उनकी अच्छी खासी होगी, तो एक काम करते हैं, इनको हम फाइनेंस लीज पे ले लेते हैं, अपना ही बना लेते हैं उनको, ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर एक और आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, वो कहलाता है वेंचर कैपिटल। असल में सिर्फ शेयर होल्डर्स या लेंडर्स ही नहीं होते, बैंक नहीं होता जो आपको फाइनेंस देने के लिए तैयार हो, ठीक है। एक तो शेयर होल्डर्स हो गए ना, जिनके पास आप जाओगे बोलोगे पैसे दे दो, है ना। इसी तरह से एक बैंक है जिसके पास आप जाओगे बोलोगे पैसे दे दो। दुनिया में अब और भी बहुत सारी एंटिटीज एस्टैब्लिश हो चुकी हैं जिनका काम यही है कि वो वेंचर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करे। वेंचर मतलब आपकी जो बिजनेस एंटिटीज है ना। द टर्म वेंचर कैपिटल इज नॉर्मली यूज्ड टू मीन कैपिटल प्रोवाइडेड टू अ प्राइवेट कंपनी बाय स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इन सर्टेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस का काम ही है कि ये बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करें, बिजनेसेस को, ठीक है। समटाइम्स विद सपोर्ट फ्रॉम बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो अगर आप किसी इस तरह के स्पेशल इंस्टीट्यूशन के पास जाके फाइनेंस लेते हो तो वो वेंचर कैपिटल कहलाता है, ठीक है। द कंपनी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट टू द वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो जो कि आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। एक तो बैंक हो गया, एक शेयर होल्डर हो गया, एक वेंचर कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई ना, जो ना बैंक है और ना ही क्या है आपका शेयर होल्डर है। दैट इट हैज अ क्लियर स्ट्रेटजी एंड अ कन्विंसिंग बिजनेस प्लान। तो आप उस बंदे के पास जब जाओगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जिस चीज के लिए फाइनेंस मांग रहे हैं वो बड़ा ही कोई जबरदस्त किस्म का प्लान है, बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, एंड यू नीड फाइनेंस फॉर दैट, ठीक है। A venture capital organization will only invest if there is a clear exit route। उसने कोई रिस्क थोड़ी लेना है ना, वो तो आपको फाइनेंस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के लिए देगा। तो अगर उसको नजर आ रहा है कि कोई क्लियर एग्जिट रूट है, फॉर एग्जाम्पल लिस्टिंग ऑन एन एक्सचेंज, आप आराम से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे बेच सकते हो, तो फिर ही वो आपको इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट इज टिपिकली फॉर 3 to 7 ईयर्स, अगेन ये प्रैक्टिकली एस्टैब्लिश्ड है। तब अप्रोप्रिएट रहेगा कि आप किसी वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके फाइनेंस, तो आपने फाइनेंस लेना है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके लिए कब अप्रोप्रिएट है कि हम वेंचर कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट बायआउट्स। मैनेजमेंट बायआउट्स क्या है, आगे जाके आप लोग पढ़ोगे। सिंपली स्पीकिंग, मैनेजमेंट बायआउट्स वो सिनेरियो होता है जिसमें बिजनेस के मैनेजर्स इस पोजीशन में आ जाते हैं कि वो एंटिटी को खरीद लें, ठीक है। कैसे होता है ये सब आगे जाके देखोगे। तो फिर वो मैनेजर्स क्या करेंगे, वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे कि भाई हमें फाइनेंस दें, ठीक है। कैन प्रोवाइड फाइनेंस टू टेक यंग प्राइवेट कंपनीज टू द नेक्स्ट लेवल। तो जाहिर सी बात है, ये ऐसी चीजें जो है वो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो अगर आप ऐसे हो तो आप जा सकते हो वेंचर कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास। मे प्रोवाइड कैश फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। स्टार्टअप्स होते हैं कि बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शायद वो दे दे शायद ना दे, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्क कम लेना, याद रखिएगा, ठीक है। बट दिस इज लेस लाइकली। बस ये थोड़ा सा पढ़ लें उसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बाकी खुद पढ़ने के लिए दे दूंगी। ये सब कॉस्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, समझ आ जाएगी आपको आगे जाके। ये जब आप बीएफडी वगैरह करेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा सा नहीं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी मेंटेन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट के अंदर इसका डाला हुआ है, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसमें दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, बस एक आगे आखिरी दो और रह गया मेरे ख्याल से, एक बिजनेस एंजल्स रह गया और एक प्राइवेट इक्विटी फंड रह गया। पढ़ लेते हैं बस, उसके बाद मैं आपको रीड करने के लिए दे दूंगी, ठीक है। और यहाँ तक आपने रीड करना होगा, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन तक। बाकी बॉन्ड्स, ऑप्शंस, ये सब हम कल करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश है कि कल तक इसको खत्म करें, ठीक है। लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, बिजनेस एंजल्स कौन होते हैं। अब आप खुद सोचें, बिजनेस कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इंडिविजुअल है, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ही बड़ा बिजनेस टाइकून है, और आप ये नॉर्मली देखोगे कि ऐसे लोग जिन्होंने मेहनत करके या हेराफेरी करके अब बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन गए ना, वो फिर स्मॉल बिजनेसेस को फिर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, मेंटर होते हैं किस्म के उनके, जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। नाम मैं नहीं ले रही, ठीक है। तो अगर एक आपको पता है कि फलाना XYZ है, वो बहुत ही कोई अमीर बंदा है, और वो जो है ना वो फाइनेंस करता है बिजनेसेस को। आप अगर उसके पास जाओ, अपना बिजनेस प्लान उसके सामने रखो, तो वो बंदा आपको फाइनेंस करेगा। उनको हम क्या कहेंगे, बिजनेस एंजल्स। ना वो बंदा शेयर होल्डर होगा, ना वो बंदा कोई बैंक है, ना वो बंदा वेंचर कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वेंचर कैपिटलिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसका इंस्टीट्यूशन है, वो काम ही उस बिजनेस का ये कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इस अमीर बंदे का काम ये नहीं है ना, वो काम कुछ और करता है, लेकिन वो क्योंकि अमीर है तो आपको फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बिजनेस एंजल्स आर वेल्दी इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्मॉल बिजनेसेस। हो सकता है उसका काम ही ये हो कि वो फाइनेंस प्रोवाइड करे बिजनेसेस को, और कोई ना कोई रिटर्न उनसे ले, और उसी से वो अमीर से अमीर तक बनता जा रहा है, तेरोनी बात। लेकिन अब हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वो वेल्दी इंडिविजुअल है, ठीक है। एंड ही इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्मॉल बिजनेसेस यूजुअली बाय परचेजिंग न्यू इक्विटी शेयर्स, बट डू नॉट गेट इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो शेयर होल्डर जरूर बन सकता है, लेकिन उसको ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मैनेजमेंट। उसको काम है, उसको मतलब किस चीज से है कि मैं पैसा प्रोवाइड करूंगा, मुझे उस पर थोड़ा बहुत बस रिटर्न मिलता है, ठीक है। बिजनेस एंजल्स आर नॉट दैट कॉमन, देयर इज टू लिटिल बिजनेस एंजल फाइनेंस अवेलेबल टू मीट द पोटेंशियल। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की बात करें तो चंद एक ही वेल्दी इंडिविजुअल्स होंगे जो इस तरह का काम करते होंगे स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस प्रोवाइड करने का, ना। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई स्मॉल बिजनेस होगा तो आप वो मतलब ढूंढे, अगर उसको बहुत सारा फाइनेंस चाहिए तो फिर वो बैंक की तरफ जाएगा या वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशन की तरफ जाएगा, ताकि उसको फाइनेंस भी ज्यादा मिलने के चांसेस हो।
डिमांड फॉर इक्विटी कैपिटल फ्रॉम स्मॉल कंपनीज, ठीक है, व्हेन अप्रोप्रिएट अ वे फॉर स्मॉल कंपनीज टू रेज इक्विटी फाइनेंस। तो अगर आप एक छोटी एंटिटी हो, आप ऐसे बंदे के पास जा सकते हो कि भाई आप हमारा स्टार्टअप कर दो, ठीक है। मोहम्मद शाहरुख, अब इस बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी फंड्स के ऊपर आते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स के फीचर्स क्या है, यहाँ तक फिर हम इसको रोक देंगे। प्राइवेट इक्विटी फंड है आपके पास। प्राइवेट इक्विटी इज इक्विटी एंड ऑपरेटिंग कंपनीज दैट आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज की जो इक्विटी है उसको प्राइवेट इक्विटी कह लेंगे, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इंक्लूड वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फंड। अब ऐसी एंटिटीज जो कि लिस्टिंग नहीं हो सकती जिनकी स्टॉक एक्सचेंज पे, अब प्राइवेट इक्विटी रेस करने के क्या तरीके, एक तो आप ये कि आप वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाओ, है ना, एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया ना। अब अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, आपको पता है आपको फाइनेंस चाहिए, बैंक ने ऑलरेडी आपको लोन्स बहुत ज्यादा दे दिए, है ना, लीज आप कर नहीं सकते, ठीक है। बैंक ने लोन्स भी आपको बड़े सारे दे दिए, वो और आपको लोन नहीं देगा। आप पब्लिक को शेयर भी नहीं इशू कर सकते, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, या तो आप किसी वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को के पास चले जाओ, या फिर आप प्राइवेट इक्विटी फंड्स के पास चले जाओ फॉर योर फाइनेंस, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी फंड भी आप समझें कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ही है। अ प्राइवेट इक्विटी फंड लुक्स टू टेक अ रीजनेबली लार्ज स्टेक इन मैच्योर बिजनेसेस, ठीक है। वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगी कि कम से कम रिस्क लिया जाए। प्राइवेट इक्विटी फंड जो है ना, उसको पता है कि जी प्राइवेट कंपनी है, जो है उसमें ऑब्वियसली बात है वो रिस्क लेने को ज्यादा तैयार है, ठीक है। In a typically leveraged buyout transaction, the private equity firm buys majority control of an existing or mature company and tries to enhance value by eliminating inefficiencies or driving growth. Their view is to realize the investment possibly by breaking the business into smaller parts. ये सारा ऑपरेटिव है, सिर्फ उसको रीड कर लें, याद रख लें थोड़ा सा, that's it. ये कब अप्रोप्रिएट होगा, इफ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फंडिंग, अ प्राइवेट इक्विटी फंड विल टेक अ लार्ज स्टेक एंड अपॉइंट डायरेक्टर्स। यानी कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स अगर रिस्क ज्यादा लेगा तो वो ऑब्वियसली बात है कंट्रोल भी ज्यादा एक्सरसाइज करेगा ना। वो कहेगा मैं इतना ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, मैं आपके इतने ज्यादा शेयर, एटलीस्ट 30% हम देखते हैं ऑन एवरेज वो आपके शेयर खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है इट विल आल्सो अपॉइंट डायरेक्टर्स, इतना पावर उसके पास होगा फिर, है ना। इट इज अ मेथड फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू रेज इक्विटी फाइनेंस व्हेयर इट इज नॉट अलाउड टू डू सो फ्रॉम द मार्केट। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी और आपको फाइनेंस की जरूरत है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर प्राइवेट इक्विटी फंड्स। आप उनके पास जाके बोलो आप हमारे शेयर्स खरीद लें, वो आपके शेयर्स खरीदेंगे, दे विल बी अलाउड टू परचेज योर शेयर्स, वो आपके शेयर्स खरीदेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन साथ साथ स्ट्रिंग्स अटैच भी होंगे कि दे विल हैव द पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। तो ऑब्वियसली बात है दे विल हैव अ से इन योर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। इसके अलावा आपको पता है कि बैंक भी आपका एक मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। अब आपने रीड क्या करना है, आपको पता है ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, आपने सेक्शन नंबर 2 में कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर्स करना है। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक तो हो गया बैंक लोन, ठीक है, और एक और चीज है लोन स्टॉक के नाम से, ठीक है। लोन स्टॉक में क्या क्या चीजें आती है, डिबेंचर्स का नाम सुना है, डिबेंचर्स और बैंक लोन्स में फर्क है ना, ठीक है। बैंक लोन कुछ और होता है, डिबेंचर आप मार्केट में इशू करते हो बेसिकली, है ना। तो लोन स्टॉक में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देती हूँ, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको इशू करने के बाद आप बेसिकली एक लेंडर बन, मतलब एक बोरोवर बन जाते हो, यानी कि ऐसे ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको इशू करने के बाद लोन की शक्ल में वो होता है फाइनेंस रेज रादर देन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, तो उसको हम कहते हैं लोन स्टॉक, जिसमें एक एग्जांपल डिबेंचर्स की भी है। तो अब आपने इसको इसी तरह से समझना है कि बैंक लोन्स एंड लोन स्टॉक इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये आप रीड कर लेंगे। और बस एक और पेज आपने रीड करना है कल, और कल हम क्वेश्चंस होंगे तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इग्नोर इन द सेंस मैं आपसे पूछ लूंगी, मसले होंगे तो डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आगे चलेंगे। और एक हमारे पास सिर्फ सेक्शन नंबर 4 रह गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन का भी पार्ट है। इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है और स्पेकुलेशन से क्या मुराद है, ठीक है। मैं सारे पेज नंबर आपको बताती हूँ, 2 होम असाइनमेंट्स, दो क्वेश्चंस हो गए, है ना, आईआरआर से रिलेटेड। फिर एक है आपका पेज नंबर 508 और 509, रीड करना है आपने बैक हैंड बुक। अच्छा, थ्योरी का रट्टा लगाने की जरूरत पड़ती है क्या आपको, समझ लेंगे तो बात याद भी रह जाएगी। अगर याद नहीं रहती, समझ आ गया लेकिन वैसे नहीं याद रहता तो रट्टा लगा लें, फिर थोड़ा सा ही रट्टा है और ये एग्जामिनेबल है, ठीक है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आपको। कल सिलेबस एंड नहीं होगा बेटा, एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के नाम का भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, परसों एंड होगा, मैंने आपको 5 फरवरी की कमिटमेंट की है, 5 फरवरी को इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप रीड करेंगे। कल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने कंटिन्यू करेंगे, ऑप्शंस, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट स्वाप्स, करेंसी स्वाप्स, कैलकुलेशंस भी हैं कल, तो कल होपफुली आपको थोड़ा सा टेक्निकल तो है, नो डाउट टेक्निकल है, और थोड़ा डिफरेंट भी है जिससे हमने पढ़ा, उससे हम थोड़ा सा निकलेंगे बाय सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ऑन द अदर हैंड इज एंटायरली थ्योरेटिकल। तो वो आखिरी दिन रखा है, उसमें एटलीस्ट मैं पढ़ाते हुए बहुत बोर होंगी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। होम असाइनमेंट जरूर कीजिएगा, खासतौर पे ये रीडिंग करना। अच्छा, फुल लेंथ पेपर का मेरा प्लान ये है कि मैं आपको टारगेट दे दूंगी कि आपने जो है वो 11th 12th की क्लास से पहले वो पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो हम या तो ऐसा कर लेंगे कि वीकेंड पे हम कोई क्लास रख लेंगे, आप खुद अटेम्प्ट करेंगे वो जो हमारा लेटेस्ट टाइम का पेपर है ऑटम 19 वाला, और उसकी हम कोई डिस्कशन क्लास रख लेंगे, इंस्टेड कि मैं खुद सॉल्व करवाऊँ आपको, मैं आपको समझा दूंगी, आपने अपने आपको कैसे टाइम करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, एग्जाम का माहौल जो है वो करेंगे। या अगर आप कहते हो तैयारी मुकम्मल नहीं है तो मौके बात कर लेते हैं, मर्जी आपकी। आफ्टर मॉक जो एक वीक होएगा उसमें आपकी तैयारी भी हो जाएगी ना, तो फिर हम ऑटम 19 का पेपर हमने लाजमी डिस्कस करना है, ठीक है। चल एक दिन बता देंगे वो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, सभी ना वो डिसाइड कर लेंगे।
मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, कोई चीज हमने छोड़नी नहीं है। आप मुझे जब भी बोलेंगे, मैंने आपको अपनी बस लिमिटेशन बता दिया है। 14, 15, 16, 17 इन डेज में मैं कुछ नहीं रख सकती। मेरे ख्याल से हाँ 13 को मैं रख सकती हूँ। 13 तक मैं कोई ना कोई डिस्कशन क्लास रख सकती हूँ। 14, 15, 16, 17 ये 4-5 दिन है जिसमें मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगी फॉर कोई डिस्कशन क्लास और व्हाटसोएवर। ठीक है, चले जनाब, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। टिल देन दुआ में याद रखिएगा। कल की क्लास की टाइमिंग क्या रखनी है? 10 बजे मैं चाह रही हूँ कि रखें ताकि हमें ज्यादा टाइम मिले। ठीक है, बीच में मैं ब्रेक दे दूंगी क्योंकि थोड़ा सा नहीं 9 बजे मेरे पे थोड़ा सा रहम कर लें। ठीक है, 10 बजे कर लें। ठीक है, 10 बजे तक ठीक रहेगा। उससे पहले आप जल्दी उठें और कुछ ना कुछ पढ़ लें। टाइम वेस्ट ना करें, ये ना कहें 10 बजे क्लास है तो पौने 10 बजे तक सोते रहे। अब टाइम नहीं है आपके पास वेस्ट करने का, तो 10 बजे क्लास है तो उससे पहले कोशिश करें फजर के बाद बैठ जाएं पढ़ाई के लिए। थोड़ी देर पढ़ें, फिर थोड़ी देर सो जाएं, फिर उठे क्लास लें, फिर उसके बाद रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई कंटिन्यू। थोड़ा सा इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा आपको दिन। चले जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। जी सना, मैं वैसे मीटिंग बंद कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। जी पूछिए सवाल। अच्छा, आपने मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछा हुआ है। आई रिमेंबर दैट, रेलेवेंट कॉस्ट से रिलेटेड है। अच्छा, कौन सी चीज रेलेवेंट होगी, कौन सी चीज रेलेवेंट नहीं होगी, आपने ये देखना है। अगर हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इफ एंड बट वाला आपने टेस्ट करना है। ठीक है, इफ एंड बट आपने टेस्ट करना है। आप ये कहेंगे अगर हम नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये वाली फिक्स कॉस्ट इनकर ही नहीं होगी। उसने सवाल में मेंशन कर दिया, अगर हम नया प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ पुराने एम्प्लॉइज को निकालना पड़ेगा, वो लेबर कॉस्ट ही करनी होगी, तो हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी ना उस प्रोजेक्ट की, है ना। फिर हम उस प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कैश फ्लो बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें लेबर कॉस्ट सेव हो रही है, तो वो आपकी रेलेवेंट इनकम हो जाएगी। क्लियर होगी बात। इसी तरह से अगर आपको ये कहे कि इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारी कॉस्ट में इजाफा होगा, वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, आउटफ्लो हो जाएगी। तो आपने ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या होगा, अफेक्ट क्या पड़ेगा, कोई कॉस्ट सेव होगी, इनकम। ठीक है, कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, आउटफ्लो, और उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में इंकॉर्पोरेट कर लेंगे। हाँ जी मुनीबा पूछिए। सबीना, बजटिंग का फिर बाद में जरा कर लें, आप नोट डाउन कर लो बजटिंग की क्वेरीज, इंशाल्लाह एंटरटेन कर लेंगे कोई डिस्कशन क्लास में। जी पूछिए, जल्दी कर लीजिए। जी मुनीबा, पेज नंबर बताइए या क्वेश्चन का नाम बताइए। चले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।